हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल? जल्दी से आ जाओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। और फटाफट से आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? पढ़ाई वढ़ाई सब जबरदस्त, एक नंबर, शानदार चल रही होगी मेरे हिसाब से, तो मतलब बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और याद बात तो तुम पता नहीं करते हो नहीं करते हो, तो तुम्हें पता होगा, मगर मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मतलब मेरा तो मन ये करता है कि कल सैटरडे है, क्या चाहे छुट्टी है, मैं क्लास लगा दूं एक बार तुम्हारी। क्या कहते हो? क्या कहते हो? कल सैटरडे को क्लास लगा दूं क्या? मैं बात करूंगा पक्का, मगर वो बात होगी सारी पोल के ऊपर। तुम्हारा पोल कैसा होता है वो मैटर करता है। बताओ, क्या सैटरडे को क्लास लगा दूं क्या? ये बताओ। यस। मतलब मेरा ऑप्शन तो यस का ही है। तुम्हारा ऑप्शन देखो, तुम्हारा ऑप्शन क्या कहता है। मतलब मेरा ऑप्शन तो यस का है। क्या सैटरडे को क्लास लगा दी जाए? जल्दी से बता दो। मतलब मुझे लगता है यार, मतलब बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। पता है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे को आऊंगा मैं। थर्सडे को मतलब 4 5 6 दिन के बाद। बताओ, इस बार बस 2 दिन की मुलाकात हमारी। ना जाओ सैया छुड़ा के बैया। हाँ, ऐसे ही कुछ गाना था ना। वाह, क्या गाना है, बहुत बढ़िया। कसम तुम्हारी, ना 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 ना। देखूं क्या कल क्लास ले लें क्या? मतलब मुझे लगता है यार, मुझे लगता है मतलब कल की क्लास होनी चाहिए। मतलब इतना बड़ा गैप आ जाता है यार, इतना बड़ा गैप आ जाएगा फिर कैसे चलेगा काम। ठीक है, थोड़ा रहम करो बेटा, रहम ही तो कर रखा है बेटा। एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी बुला रहा हूँ, कल तो मेरी क्लास होती है सैटरडे को, तुम्हारी छुट्टी हो गई। मैं काहे का रहम है? हद करते हो यार तुम। बेटा 81% ने कहा है क्लास ले लो। अच्छा देखो, पहली बार देखो, देखो तुम, ये देखो, यहाँ पे कोई कोई गेम नहीं खेलता। 0 0% है, देखो 0 0%। 81% ने कहा है क्लास ले लो। चलो मैं बात करता हूं, अगर कल क्लास हो जाती है तो मैं क्लास कर लूंगा। ठीक है, कल नहीं होगी तो कभी भी कर लूंगा, संडे मंडे ट्यूसडे कर लूंगा, मगर क्लास करने की मेरा मन जरूर है तुम्हारा। ठीक है, हाँ। चलो भाई, तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेटा कल क्या काम है बताओ, तुम्हें क्या काम करना है? कल दशहरा है ना। तो पहली बात तो आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चुटकुला सुना था मैंने कि रावण को जलाया जाता है तो सारे लोग आते हैं और रावण को जलाते हैं। तो रावण ने सारे लोगों से ये पूछा कि भाई तुम मेरे को क्यों जलाते हो? भाई तुम किसी और को क्यों नहीं जलाते? मतलब तुम क्यों खुश हो रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा थोड़ी किया। तो फिर एक आदमी जो शादीशुदा था, वो पता रावण से क्या कहता है, अबे तू मेरी भी ले जाता ना, तू मेरी क्यों नहीं लेके गया? मैं तो इसलिए तेरे को जलाने आता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे लोग आ गए होंगे। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। चालू करें? ठीक है, देखो रिकैप आज अपन थोड़ा सा एंड में देंगे, पहले थोड़ा सा आज अपन पढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अपन रिकैप दे देंगे। दोस्तों, आज अपन को जो किंगडम चालू करना है उसका नाम है फंजाए। लास्ट क्लास में मैंने आपको कई सारी चीजें पढ़ा दी थी। मैंने आपको मोनेरा पढ़ा दिया था, मैंने आपको प्रोटेस्टा पढ़ा दिया। और दोनों चीजें मेरे ख्याल से मेरी क्लास से बैठे हुए सारे लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चले जरा फंजाई के बारे में बात करें। आज यहीं से चालू कर रहे हैं ना, फंजाई के बारे में ही। जल्दी बताओ, प्रोटेस्टा पूरा हो गया था ना? प्रोटेस्टा करवा दिया था। एनसीईआरटी भी आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी प्रोटेस्टा की। मलेरिया पढ़ाया था ना स्पोरोजोन्स में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेटा रिकैप इसके बाद में दे देंगे। ठीक है, रिकैप इसके बाद में दे देंगे। ठीक है, चलो भाई, आ जाओ भाई, फंजाई के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है ऑन फंजाई, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो फंजाई पे डील करती है, उसका नाम होता है माइकोलॉजी। बोलो, बात सही है? तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो फंजाई पे डील करती है, उसका नाम क्या होता है? माइकोलॉजी। बोलो, क्या पहला पॉइंट क्लियर है? 100%। आगे चलते हैं। बेटा फंजाई जो होता है ये यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब तो मेरे ख्याल से यूकैरियोटिक बहुत बार लिख दिया होगा, तो सभी लोगों को क्लियर है कि यूकैरियोटिक क्या होगा, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बोलो, बात सही है? फंजाई के अंदर लगभग सारे के सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं।
तो ऑल सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट, ऑल सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट। बोलो बात सही है दोस्तों। मैक्सिमम जो फंजाई होगा वो तो मल्टी सेलर होगा। अगर आप मैक्सिमम फंजाई की बात करेंगे तो सारे मल्टी सेलर होंगे, मगर एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है ईस्ट। नीट में आने लायक क्वेश्चन है। तो अगर नेक्स्ट मैं पॉइंट करता हूं, यहां पे मार्क भी कर दूंगा इसको स्टार, तो स्टार भी मार्क कर दूंगा कि फंजाई या मैक्सिमम फंजाई, मैक्सिमम फंजाई आर, वो लोग कहते होते हैं मल्टी सेलुलर। सारे के सारे जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मगर अगर इसके अंदर हमें एक्सेप्शन पढ़ना है, एक्सेप्शन, तो बेटा उस एक्सेप्शन का नाम है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होता है। बोलो एक्सेप्शन का नाम क्या है? ईस्ट, जो कि एग्जैक्टली कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से मिलकर बना होता है ईस्ट। बोलो बात सही है दोस्तों। यही ईस्ट होता है जो बेकिंग कंपनी में काम आता है। तो ईस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेकर ईस्ट, बेकर ईस्ट। ब्रेड वगैरह बनती है ना, उसमें ये भी यही काम आता है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फर्मेंटर ईस्ट। आपने सुना होगा अल्कोहल वगैरह का अगर फॉर्मेशन आप लोग करते हो, किसका? अल्कोहल वगैरह का फॉर्मेशन करते हो, अल्कोहल फॉर्मेशन करते हो तो उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। और वहीं पे ही अगर आप ब्रेड वगैरह का फॉर्मेशन करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेकर ईस्ट। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? सामने जो भी बात लिखी हुई है उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो फटाफट से बता दो। मेरे ख्याल से लगभग सारे लोगों को क्लियर होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फंजाई। मतलब हम लोगों ने अभी तक मोनेरा पढ़ लिया, हम लोगों ने अभी तक प्रोटिस्टा पढ़ लिया, और मोनेरा और प्रोटिस्टा को पढ़ने के बाद हम एक अलग कैटेगरी के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है फंजाई। नो डाउट नीट के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आसानी से उठ जाते हैं। अगर मैं फंजाई के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात करता हूं फंजाई यानी कि माइकोलॉजी, ठीक है। मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच, जैसे आपने सुना है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें सेल की स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें डीएनए की स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर फंजाई की स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं माइकोलॉजी। चलें आगे। अगला पॉइंट, ये यूकैरियोटिक होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सही बात। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और राइबोसोम आपको पता है कौन सा होगा? एटीएस होगा, ठीक है। सारे के सारे फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं, मगर एक फंजाई ऐसा होता है, एक्सेप्शन आपको याद रखना है ईस्ट का, जो कैसा होता है? यूनिसेलुलर। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट जो मैं आपको सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा के आया हूं, अगर आपको याद हो तो, बेटा फंजाई की जो सेल वॉल है, जो फंजाई की क्या है? सेल वॉल। और आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल वॉल। तो दोस्तों फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की। नीट में आने लायक चीज है ये भी, तो ये भी स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक इस पूरे पेज में हमें बहुत सारे काम की चीजें मिली है। अगला पॉइंट दोस्तों, जो फंजाई होता है ना, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी रख लेता है। बोलो कैसा रिलेशनशिप रख सकता है? ये रख सकता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशन। अब आप कहोगे हर्षित सर सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? आपको पढ़ाया था, गिव एंड टेक का रिलेशन, लेने का देना। मतलब आप दुकान के पास जाते हो, 10 रुपए देते हो, बदले में चॉकलेट लेते हो, गिव एंड टेक। आपने पीडब्ल्यू में फीस दी है, बदले में आपको पढ़ाई मिल रही है, गिव एंड टेक। आप किराएदार से किराया लेते हो, बदले में आप उसको रहने की जगह देते हो, गिव एंड टेक। सेम टू सेम यहां पे भी गिव एंड टेक, दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं। जैसे पहली चीज है एल्गी प्लस फंजाई, और आपको पता है एल्गी और फंजाई क्या होते हैं? ये होते हैं लाइकेन, लाइकेन, ठीक है। और एक और होता है जिसमें जिसे हम बोलते हैं फंजाई और हायर प्लांट की रूट, ठीक है। एक और होता है जो होता है फंजाई, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट। और फंजाई और हायर प्लांट की रूट की अगर आप बात करते हैं, भाई नहीं छोड़ना इसको, ठीक है।
फंजाई और हायर प्लांट की रूट की आप बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। बोलो, क्या ये वाला पॉइंट भी, स्टार वाला पॉइंट भी हमको क्लियर है क्या? स्टार और स्टार बता दो। जो भी चीज सामने लिखी हुई है, क्या ये सामने लिखी हुई सारी चीज आप लोगों को क्लियर है? क्या आप सभी लोग जानते हैं कि अब फंजाई के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बताने की वैसे मुझे भी जरूरत नहीं है कि नीट में क्या आएगा और क्या आ सकता है। वैसे नीट के जो भी क्वेश्चन है PYQs, कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई के, वो मैं आज लेके आया हूं। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं यार हर्षित सर एक छोटा सा काम करो ना। मैंने कहा क्या? अलग से क्वेश्चन आंसर दे दो। अगर आप कहोगे तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, मगर मुझे क्या लगता है लेक्चर के साथ साथ ही अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूं तो दैट इज वेल एंड गुड, पहली बात। दूसरा, आप लोगों को आलतू फालतू बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। यू आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम ना, तो आपको तो दिक्कत भी नहीं है। आपको नो डाउट मॉड्यूल आपके पास होगा, और अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल वैसे परचेज कर लो तो वेल एंड गुड है, मगर उसमें केवल वही क्वेश्चन करना जो एनसीईआरटी बेस हो। आलतू फालतू के क्वेश्चन आपको उसके अंदर से नहीं करने हैं। क्या मेरा पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? अच्छे से आ जाओ जरा आगे। बेटा ये तो बेसिक बात हो गई फंजाई के बारे में। एक छोटी सी बात और याद रखना कि फंजाई आर डीकंपोजर। फंजाई जो होते हैं ना, ये डीकंपोजर होते हैं, चीजों को डीकंपोज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट और लिख रहा हूं कि फंजाई आर डीकंपोजर। ये जो फंजाई होते हैं वो डीकंपोजर भी होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर देना। सबसे बड़ा डीकंपोजर कौन है? सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा अगर डीकंपोजर की बात करो कि सबसे ज्यादा डीकंपोज करने की ताकत किसके पास है? डीकंपोजर एट मैक्सिमम। सबसे ज्यादा डीकंपोज कौन करता है? ऑप्शन देखना जरा। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, और दूसरा ऑप्शन है फंजाई। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा डीकंपोज कौन करता है? फटाफट से तुम्हारे पिटारे में आंसर दे दो मुझे कि सबसे ज्यादा डीकंपोज कौन करता है, जल्दी बता दो। कि फंजाई, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा डीकंपोजर कौन, मतलब कौन करता है? बैक्टीरिया करता है या फंजाई करता है? क्या लगता है आपको? आंसर देना पड़ेगा। मतलब आपको दोनों में से कोई तो आंसर लग रहा होगा कि हर्षित सर बैक्टीरिया करता है या फंजाई करता है। तो सबसे ज्यादा डीकंपोजर करने की जो ताकत होती है वो किसके पास होती है? बस यही पूछ रहा हूं मैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस लगानी नहीं है इसमें। कि सबसे बड़ा डीकंपोजर कौन होता है? जल्दी से बता दो, सबसे बड़ा डीकंपोजर कौन है? आपको क्या लगता है कि हर्षित सर ये सबसे बड़ा डीकंपोजर है? आपको हल्के में लग रहा है। क्या लगता है सबसे बड़ा कौन सा है डीकंपोजर? डीकंपोजर वो होता है जो हार्ड सब्सटेंस को छोटे छोटे में बदल देता है, दैट इज कॉल्ड एज द डीकंपोजर। तो सबसे बड़ा डीकंपोजर बताओ कौन है? आंसर आ गया क्या? पक्का? श्योर? देखते हैं। बेटा मेरा आंसर तो बैक्टीरिया है इसका, मेरा तो बैक्टीरिया है। बहुत बढ़िया। 61% बच्चों ने, जिसमें आशमिल भी है, जिसमें सूर्यांश है, मोहसिन खान है, आदर्श है, प्रिंस है, अबे है, शशमुल है, हर्षित भी है। वाह क्या बात है, दो दो हर्षित हो गए। हिमांशु है और इमरान है। बेटा सुनो, इसके लिए मैं आपको आंसर बताऊं क्या इसका? बेटा इसका आंसर ए ही होगा। मगर आप बोलोगे हर्षित सर डीकंपोजर सबसे बड़ा तो फंजाई है, आपने बैक्टीरिया क्यों बोला? आपको याद है बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। मैंने बोला था कंडीशन कोई भी हो, चाहे हाई टेम्परेचर चाहे लो टेम्परेचर, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो खुद सर्वाइव कर जाएगा, और आपको पता है उसका नाम दैट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, मतलब बहुत ही तगड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। दोस्तों आप खुद सोचो, एक ऑर्गेनिज्म जो सब जगह रहता है और एक ऑर्गेनिज्म जो सब जगह नहीं रहता, कौन सा ज्यादा सक्सेसफुल है? जो सब जगह रहता है। बैक्टीरिया आपको सब जगह मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल है, और बैक्टीरिया अपने आप को बहुत ही स्टेबल बना लेता है एज कंपेयर टू फंजाई। मैं मानता हूं फंजाई भी डीकंपोज कर देता है। डीकंपोज का मतलब चीजों को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। आपने कभी देखा होगा, और ये वाली बात बहुत खास है, आपने देखा होगा आपकी मम्मी हमेशा आपसे ये कहती है कि बेटा ये गीली चम्मच है, ये तेल वाले अचार में मत डालियो, और तुम मानते नहीं हो, तुम हाथ धोते हो, चम्मच उठाते हो, सीधा अचार में डाल देते हो। बेटा उसमें फफूंद पड़ जाती है, दीमक। दीमक क्या, फफूंद बोलते हैं अपन उसको। देखा होगा तुमने। कई बार ब्रेड होती है, गर्मी के टाइम में तो ज्यादा होता है, ब्रेड होती है बाहर रखी हुई है, फंगस पड़ जाती है उसमें, देखा है ना फंगस। कई बार डबल रोटी पे भी फंगस पड़ जाती है, लड्डू पे भी फंगस पड़ जाती है। बेटा दिस इज द फंगस।
लगभग सब जगह पड़ जाती है। मगर बैक्टीरिया यूं कहता है भाई तुझसे ना हो पाएगा, मैं वहां जाऊंगा जहां तू भी नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ बैक्टीरिया। तो याद रखना सबसे बड़ा डीकंपोज कौन करेगा, दैट इज द बैक्टीरिया, नहीं सॉरी फंगस नहीं, बैक्टीरिया। बोलो क्या याद रहेगी ये वाली बात, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रीजन भी बता दिया, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। क्या आगे चल सकते हैं, आ जाओ बेटा। फंजाई फाउंड एवरीवेयर, मतलब अगर मैं फंजाई की बात करूं तो एक पॉइंट लिख सकता हूं, फंजाई फाउंड एवरीवेयर। बेटा एवरीवेयर का मतलब लगभग सब जगह पे मिल जाता है फंजाई भी। जैसे फंजाई मिल जाता है आपको एयर में, फंजाई मिल जाता है आपको वाटर में, फंजाई मिल जाता है आपको सॉइल में, फंजाई मिल जाता है एनिमल के ऊपर, फंजाई मिल जाता है आपको प्लांट के ऊपर। यानी कि आपको सब जगह मिल सकता है फंजाई, तो सब जगह। आपने देखा है जैसे बारिश का टाइम होता है ना, तब फंगस की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम ह्यूमिड भी रहता है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है। लो टेम्परेचर के ऊपर ऑर्गेनिज्म जनरली सर्वाइव नहीं करते, फंजाई तो नहीं करता। तभी आपने देखा होगा किसी भी चीज को सड़ने से बचाने के लिए आप उसको फ्रिज में रखते हो, अगर और लंबे टाइम तक बचाना हो तो फ्रीजर में रखते हो, और लंबे टाइम तक बचाना हो तो डीप फ्रीजर में रखते हो, और लंबे टाइम तक बचाना हो तो आपने सुना है क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आपके क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 जो अभी फर्स्ट हो गया, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर किसी भी चीज को आप बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना चाहते हो तो आप दोस्तों क्रायो प्रिजर्वेशन करवा सकते हो। और क्रायो प्रिजर्वेशन कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, किसी भी चीज को। आपको पता है बेटा वो ममीज, देखिए ममीज, अरे ममीज, वैसे तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है कभी आपको, मगर आपने देखी होगी ममीज, मिस्र में मिलती है ममीज। तुम्हारे मम्मी नहीं बेटा, ये तो रैप्टा दे देगी गाल पे, ये नहीं, वो मम्मी जो ऐसे पड़ी रहती है यूं, जिसके ऊपर पट्टी ऐसी बंधी रहती है, देखा है वो, बस वही मम्मी। मतलब लिटरली कल मैं एक लेक्चर बना रहा था तो मेरे को मम्मी की मतलब स्ट्रक्चर भी आई कि मम्मी कैसे चलती है, यूं चलती है मम्मी, यूं यूं, देखा होगा ऐसे चलती है मम्मी, ठीक है। पिक्चरों में देखा होगा जो हॉरर वाली पिक्चर होती है, या फिर एक पिक्चर आई थी मम्मी और द मम्मी रिटर्न, उसके अंदर भी सेम टू सेम था। तुमने देखा उसके अंदर आज भी हम उस ममीज को खोलते हैं ना, तो बेटा हम लोगों ने अभी भी देखा है कि उस ममीज के अंदर आज भी बिल्कुल सही सही सी उनकी स्किन मिलती है, यानी कि उनकी स्किन आज भी खराब नहीं हुई। और रीजन आपको पता है बहुत बढ़िया सा कि उसका रीजन क्या है दोस्तों, उसका रीजन एक ही है, और रीजन सबसे बड़ा बताता हूँ रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किन के ऊपर उन्होंने कुछ लिपटा रखा है, यानी कि कुछ केमिकल लगा रखे हैं जिससे उनकी स्किन खराब नहीं होती। ऐसे ही दोस्तों हमने एक तरीका ढूंढा, हमने कहा क्या होगा अगर हम किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर ले, तो हमारे पास तरीका है, क्योंकि बाहर तो दोस्तों माइक्रोब्स, फंजाई, बैक्टीरिया चीजों को खराब कर देंगे, हम दोस्तों क्रायो प्रिजर्वेशन करवा देंगे, वहां पे कोई खराब नहीं, सालों तक आप चीजों को रख सकते हो, सालों तक, ठीक है। चले आगे। अब बेटा याद रखना, जो चीज यानी कि फंजाई फाउंड एवरीवेयर, और जो भी चीज सब जगह पाई जाती है आप उसको बोलते हो कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, बोलो बात सही है। यानी कि जो भी चीज सब जगह मिलती है, मतलब जो भी चीज सब जगह पाई जाती है आप उसको बोलते हो कॉस्मोपॉलिटन। और याद रखना फंजाई जनरली ग्रोथ करते हैं ह्यूमिड और टेम्परेट एरिया में, तो फंजाई ग्रो इन ह्यूमिड एंड टेम्परेट एरिया, यानी कि जहां पे टेम्परेचर भी प्रेजेंट हो, थोड़ा बहुत ठंडक नहीं होनी चाहिए, फंजाई को ज्यादा ठंडक पसंद नहीं है, कहते भाई साहब आई डोंट लाइक द ठंडक, सीधी सी बात। तो दिस इज द फंजाई। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है, 100%? कोई भी दिक्कत है किसी को भी यहां तक के पॉइंट में तो फटाफट से बता दीजिए। डन है, फंजाई के बारे में यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है, चल सकते हैं आगे, पक्का? आओ बेटा, ये नहीं चला क्या? ओके रे, चले भाई आगे, यहां तक का पॉइंट क्लियर है, आगे चलते हैं।
बेटा अगला पॉइंट, बेटा फंजाई अगर या कुछ भी चीज हो तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? देखो, डेवलपमेंट होता है एक छोटी सी स्ट्रक्चर से जिसे हम बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं? स्पोर। जब इस स्पोर को खाना पीना सब मिल जाएगा तो ये स्पोर कर जाएगा जर्मिनेट। ये स्पोर बोलो क्या कर जाएगा? जर्मिनेट। और जब ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा तो आपको एक ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखेगी इस स्पोर से, ऐसे स्ट्रक्चर। कभी कुछ नहीं भूलोगे, मगर मेरे सामने मेरे साथ साथ देखते रहना, ठीक है? भूलोगे कभी भी नहीं इसको, मगर मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, बस इतनी सी बात बड़ी जरूरी है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखी है, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। बोलो बात सही। ये जो मैंने अंदर की तरफ यहां पे अभी आपको दिखाऊंगा, दिस इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। तो ये जो भरा हुआ है ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। बताओ, तो यहां तक पॉइंट क्लियर है? पक्का? दोस्तों इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफा। क्या बोलते हैं? हाइफा। डन है? चल सकते हैं आगे? अब जरा अगली वाली बात देखना। अब होता क्या है मेरे प्यारों, जैसे ही इसको और भी खाना वाना मिलता रहेगा तो ये अपनी स्ट्रक्चर को और मॉडिफाइड करेगा। मान लो ये कर लिया, ये कर लिया, ऐसे। बोलो बात सही है? तो इसके अंदर बना देंगे न्यूक्लियस। ठीक है? एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ माइसीलियम। इसी माइसीलियम वाले वर्ड से एक बात निकली है, इसी माइसीलियम वाले वर्ड से, दैट इज कॉल्ड एज अ माइकोलॉजी। तो फंजाई को हम बोलते हैं कि फंजाई जो होता है ये माइकोलॉजी में शो करता है, और माइकोलॉजी क्यों है उसका रीजन आपको पता है। ठीक है? तो ये एक छोटी सी बात है यहां तक। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? इसी मना कर रहा है, इसी कह रहा है मैं नहीं चलूंगा। अच्छा, तू कैसे नहीं चलेगा? तुझे चलना पड़ेगा। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? चले आगे। कोई भी दिक्कत है किसी को भी यहां तक? चले? पक्का? माइसीलियम भी क्लियर है। तो एक स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो उससे बनेगा हाइफा, जब हाइफा से ऐसे बनेगा तो बनेगा माइसीलियम। और पता है ये वाली स्ट्रक्चर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो भी आपको दिख जाएगी। आपको माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसी दिखेगी। आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह के ऊपर फंगस ऐसे लगी होती है, ऐसे लगी होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ माइसीलियम। देखा है ब्रेड वगैरह के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगी होती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। बताओ क्या दोस्तों मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर है क्या? कोई भी दिक्कत है किसी को भी यहां तक? इस वाले पॉइंट तक है अगर कोई दिक्कत तो फटाफट से बता दो। सही है? चल सकते हैं आगे? पक्का? 100%? चलो भाई। अब दोस्तों यहां पे अगर बायोलॉजी कहती है तो बायोलॉजी कहती है जो हाइफा होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। जो हाइफा होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। टू टाइप ऑफ हाइपर। दो टाइप के होते हैं हाइफा। तो ठीक है, जिसमें एक हाइफा होते हैं जिसे हम बोलते हैं एसेप्टेट, और एक हाइफा होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेप्टेट। अब आप बोलेंगे हर्षित सर ये एसेप्टेट और सेप्टेट क्या होता है? जरा सुनो बेटा, एसेप्टेट का मतलब जिसके अंदर सेप्टम एब्सेंट हो। अब सेप्टम का मतलब देखो, नोज होती है, नोज, इसके बीच में ये सेप्टम है, एक रूम और दूसरे रूम के बीच में दीवार है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेप्टम। तो बेटा दो टाइप के फंजाई होंगे, जिसमें एक तो होगा एसेप्टेट, यानी कि इसके अंदर जो सेप्टम है वो एब्सेंट है, और जबकि इसके अंदर जो सेप्टम है वो प्रेजेंट है। अब देखो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं इस चीज को भी आपको डायग्राम से समझा सकता हूं, जरा डायग्राम देखना। एसेप्टेट का मतलब क्या है? जो फंजाई है, एक ये रहा, ठीक है, और एक फंजाई ये रहा। अब जरा दोनों के अंदर अंतर बता देना, क्या दोनों के अंदर अंतर आपको क्लियर है क्या? एक ये रहा, ठीक है, तो यहां पर ये रहा इसका न्यूक्लियस, यहां पे ये रहा इसका न्यूक्लियस।
क्या बीच में आपको यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या आपको सेप्टम दिख रहा है क्या? सेप्टम, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? तो बेटा सेप्टेट का मतलब जिसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है, नोज के बीच में, नॉस्ट्रिल्स के बीच में जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेप्टम। तो जिसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट है वो है सेप्टेट, जबकि जिसके अंदर सेप्टम एब्सेंट है वो है एसेप्टेट। बताओ क्या दोनों पॉइंट क्लियर है? सेप्टेट और एसेप्टेट वाली किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब देखो वैसे तो बड़ा आसान है, मतलब सेप्टम का मतलब जो सेपरेट करता है, बट याद रखना ये जो एसेप्टेट होता है इट इज प्रेजेंट इन द लोअर फंजाई, प्रेजेंट इन लोअर फंजाई, जो लोअर कैटेगरी के फंजाई होते हैं वो उसमें ये मिलता है, ठीक है। जबकि ये वाले प्रेजेंट इन हायर फंजाई, प्रेजेंट इन हायर फंजाई। मैं बताऊंगा लोअर फंजाई और हायर फंजाई क्या होते हैं, मगर अभी तो केवल और केवल समझ लो ये वाली बात। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? 100%? कोई भी दिक्कत है किसी को यहां तक? कैसी भी नहीं है? चलो तो आगे चलते हैं, आ जाओ भाई। मतलब देखो मेरे पॉइंट बस सुनते रहना, पॉइंट सुनते रहोगे तो टॉपिक अपने आप ही हो जाएगा, बस पॉइंट सुनते रहना मेरे। तो अब देखो बेटा, क्या ऐसी कंडीशन में, क्या ऐसी कंडीशन में बीच में क्रॉस सेल वॉल प्रेजेंट है? नहीं। तो पहला पॉइंट तो कि इसमें क्रॉस सेल वॉल एब्सेंट है, क्रॉस वॉल जो बीच में है वो क्या है इसके अंदर? एब्सेंट। तो बेटा जब कोई भी वॉल ही नहीं है तो सारे के सारे न्यूक्लियस क्या मैं एक ही सेल में मान सकता हूं? तो दिस शो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, दिस शो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और दोस्तों जब ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है ना तो इसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या रटने की कोई बात नहीं है बेटा, खुद सोचो। अगर तुम्हारे एक रूम और दूसरे रूम के बीच में दीवार ही नहीं है, अगर तुम्हारे एक रूम और दूसरे रूम के बीच में दीवार ही नहीं है तो क्या ऐसी कंडीशन के अंदर दो अलग अलग रूम बोलोगे आप? नहीं, आप कहोगे अर्षित सर ये तो एक ही रूम है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। मगर अगर तुम्हारे सारे रूम के बीच में दीवार है तो क्या आप ऐसी कंडीशन को भी मल्टी न्यूक्लिएट बोलोगे? क्या आप कहोगे नहीं अर्षित सर यहां तो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो यहां पे बीच में क्रॉस सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहां पे क्रॉस सेल वॉल, क्रॉस सेल वॉल क्या है बोलो? प्रेजेंट है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई भी दिक्कत? और दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको एक बात और बोल सकता हूं कि ये वाली स्ट्रक्चर दो तरीके की हो सकती है, या तो अनब्रांच्ड होगी या ब्रांच्ड। लिख ले रहा हूं यहां पे, दे आर ऑफ टू टाइप, जिसमें एक तो है जिसे हम बोलते हैं ब्रांच्ड, और जबकि जो दूसरी है उसे हम बोलते हैं अनब्रांच्ड। बोलो बात सही है? अब आप कहोगे अर्षित सर ये ब्रांच और अनब्रांच का कोई डायग्राम बना सकते हो? देखो बेटा बता देना क्या डायग्राम क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांच्ड एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ अनब्रांच्ड। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या ये बन गया डायग्राम। एक में ब्रांच निकली हुई है तो उसे ब्रांच कहेंगे, जबकि दूसरे के अंदर ब्रांच नहीं निकली हुई तो उसे अनब्रांच कहेंगे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या मतलब देखो डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। मैंने आपसे पहले भी बस एक बात कही थी कि अगर मैं समझा रहा हूं तो बस डाउट नहीं रहना चाहिए। हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, मुझे जल्दी की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमको बहुत स्पीड से पढ़ना है। कुछ बच्चे कहते हैं अर्षित सर और तेज पढ़ा दो, बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उड़ जाएगा ऊपर से। और सीधी सी बात है, मुझे मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं करवाना, मुझे तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करवाना है। मेरा तो कंप्लीट है तो मुझे तो तुम्हारा और कोर्स भी अच्छे से कोर्स कंप्लीट करवाना है। देखो मैं तो ये चीज मानता हूं, जूलॉजी ना हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है, हर किसी बच्चे को जूलॉजी अच्छी लगती है, नो डाउट। मतलब मैं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं कहूंगा, जूलॉजी सबका पहला प्यार होता है। मतलब मैं भी पहले जूलॉजी पढ़ाता था, पता है, तो मुझे भी जूलॉजी अच्छी लगती थी। और जूलॉजी में चैलेंजेस भी बहुत रहते हैं, मगर जूलॉजी को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कोई तुमसे तुम्हारे बारे में कहेगा, मैं कहूंगा यार तुम बड़े स्मार्ट लगते हो, यार तुम बहुत अच्छे हो यार, अरे क्या स्मार्टनेस है तुम्हारे अंदर, अरे यार तुम्हारे जैसे तो कोई है ही नहीं।
फिर मैं चुप हो जाऊंगा। तुम पता क्या कहोगे, हर्षित सर बोलते रहो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार किसी ने बड़ाई की है, सर कितना अच्छा लग रहा है सर, और बोलो ना हमारे बारे में, और बोलो। बेटा जूलॉजी है ये, जूलॉजी है, मगर मैं बॉटनी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने बेटा वो प्लांट देख रहा है, कह रहा हाँ। मैंने कहा वो फोटोसिंथेसिस करता है। मैंने कहा वो फ्लावर देख रहा है, अरे सर छोड़ो ना, फ्लावर की बात मत करो, फरवरी में बात करेंगे फ्लावर के बारे में, अभी नहीं बात करेंगे सर फ्लावर के बारे में। दिस इज एक्चुअली द बॉटनी। बट आप एक बात समझने की कोशिश करना बेटा, मेरे ख्याल से नीट के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एंड दैट इज दैट पावरफुल टॉपिक। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। और सीधी सी बात यार, अपन को तो देखो क्या है, अपन को तो नीट में सिलेक्शन करना है, अपन को तो ये चीज देखनी है कि नीट में अपन कैसे और क्या चीज कर सके। तो बताओ क्या यहां तक लगभग सारा पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? क्या मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, क्या वो सारा का सारा काम कर देंगे? पक्का? कोई भी दिक्कत है इसको देख लो अच्छे से, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे बोल देना, आसानी से देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आसानी से। बट अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत जरूरी है। बताओ क्या हो जाएगा? पक्का? कोई भी दिक्कत है किसी को यहां तक, कैसी भी किसी तरीके की भी, तो बता सकते हैं। क्लियर है ना बात? पक्के से ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस बेटा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये कह दो हर्षित सर दिक्कत नहीं है, हर्षित सर समझ में आ गई बात, क्या शानदार बात बोल दी आपने, बट दैट्स इट, हो गया अपना काम। बेटा तो मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने आज आपको जो टॉपिक चालू किया उसका नाम है फंजाई। फंजाई के बारे में बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जो फंजाई होती है वो कैसे डेवलप होता है वो भी मैंने बता दिया, मगर एक टर्म आपको आज से इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है कॉस्मोपॉलिटन। जो चीज आपको सब जगह मिल जाती है उसे हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। फंजाई का फॉर्मेशन एक स्पोर से होता है, वो जर्मिनेट करता है और ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है, और जर्मिनेट करता है तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है। दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ माइसीलियम। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलो क्या बोलेंगे? माइसीलियम, जो आपको ब्रेड के ऊपर ऐसी लगी दिखाई देती है। अगर मैं एक्जैक्टली आपसे फंजाई की बात करूं तो इसमें दो स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं ए सेप्टेट और सेप्टेट। ए सेप्टेट का मतलब जिसके अंदर सेप्टम एब्सेंट है, और सेप्टेट का मतलब जिसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट है। सेप्टम का मतलब आप सब लोग जानते हो, ये बीच वाला सेप्टम, इसमें कुछ याद करने का है नहीं, अभी याद हो जाएगा सारा, ठीक है। मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई आपसे पूछे कि फंजाई की सेल वॉल किसकी है, तो आपका आंसर होना चाहिए काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। चले आगे आ जाओ बेटा, अगला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। कि हर्षित सर फंजाई में रिप्रोडक्शन भी होता है, हमने सुना है, क्या बताओगे हर्षित सर रिप्रोडक्शन के बारे में भी कुछ? बेटा बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हम आए इसलिए हैं कि हमें आपको बताना है रिप्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी रिप्रोडक्शन, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूरे फंजाई के क्लासिफिकेशन में इसका अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। आओ जरा रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात कर ली जाए थोड़ी सी, आओ बेटा। बायोलॉजी के अंदर फंजाई में तीन टाइप के रिप्रोडक्शन माने गए हैं, जिसे पहला रिप्रोडक्शन है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव, बता देना कहीं दिक्कत हो तो। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल, और तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल। तो तीन टाइप के रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हो, कौन कौन से? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में आपको तीन पढ़ने हैं, जिसमें एक आप पढ़ोगे बडिंग, एक आप पढ़ोगे फिजन, और एक आप पढ़ोगे फ्रेगमेंटेशन। तीनों ही पढ़ने हैं, अपनी एनसीईआरटी बोलती है तीनों के बारे में। बोलो बात सही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें दो है, जिसमें एक है बाय स्पोरेंजिया, और जो दूसरा है वो है बाय कॉनिडिया। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अभी हम पढ़ेंगे, तीन स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। छोड़ो पहले यहां की बात करते हैं। तीन टाइप के रिप्रोडक्शन हो गए, पहला हो गया वेजिटेटिव, दूसरा हो गया एसेक्सुअल, और तीसरा क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो क्या चालू करें? 100%। तो वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल को चालू करें फटाफट से, आ जाओ जरा देखो चालू करते हैं। बेटा पहला जो रिप्रोडक्शन है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। मेरे साथ साथ देख लेना, यही क्लास में याद हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लगेगी, पता है बेटा। पहला इसके अंदर पढ़ता हूं जिसका नाम है बडिंग। बडिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपने ये एक स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ऐसे एक बर्ड निकल गया, ऐसे एक स्ट्रक्चर निकल जाती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर और थोड़ी सी बड़ी हो गई, और फिर ये स्ट्रक्चर इससे अलग हो गई,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बडिंग। तो ये जो बाहर की तरफ बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल बड। बोलो बात सही है? तो पहले इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होके दोनों में चले गया, फिर ये न्यूक्लियस, फिर ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बडिंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब ये बड निकली, ये जैसे ये था एक, इससे बड निकला, ये बड इससे अलग हो गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बडिंग। आओ जरा सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं। बेटा सेकंड प्रोसेस इज नोन एज अ फिजन। फिजन वही जो आपने अमीबा के अंदर भी पढ़ा है, वही फिजन होता है। कैसे होता है आओ जरा बताते हैं। यहां पे आपके पास एक सेल थी, बहुत बढ़िया, इस सेल में न्यूक्लियस है, बहुत बढ़िया, इस सेल में न्यूक्लियस है, तो ये वाली सेल ऐसे करके डिवाइड कर दोगे, ये देखो कर दिया, ये और ये आ गया, और फिर फाइनली एक सेल से बोलो कितनी सेल बन गई? 2 सेल। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ, बोलो क्या बोलते हैं इसको? फिजन। और तीसरा प्रोसेस क्या होता है? द थर्ड वन इज, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। बता देना कोई भी दिक्कत है तो। एनसीईआरटी में तीनों का डायग्राम नहीं है दोस्त, मगर एनसीईआरटी तीनों के बारे में बोलती है, और आपको भी याद रखना है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। बेटा फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब, मान लो आपने ऐसे करके कोई एक फंजाई बनाया, सही है, ये फंजाई का न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें से ये वाला पार्ट फंजाई से अलग हो गया, ये लो ये ला पार्ट अलग हो गया, और इस पार्ट ने पूरा का पूरा दूसरा नया फंजाई बना दिया। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, बोलो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। बताओ, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, क्या तीनों पॉइंट क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसी को कोई भी डाउट है क्या? क्या सभी लोग जानते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा? इसमें वेजिटेटिव सेल से आपको नया कुछ बनाना है, दिस इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100%, कोई भी दिक्कत कैसी भी? क्लास में याद हो गया? देखो मुश्किल नहीं है, अगर वैसे याद करोगे तो बड़ा मुश्किल लगेगा कि यार ये तो याद ही नहीं होगा कभी भी, मगर मेरे ख्याल से लगभग सब कुछ क्लियर होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। डाउट अभी देखूंगा दोस्त, डाउट भी देखूंगा, टेंशन ना लो, डाउट भी देखूंगा अभी, मगर पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आओ मेरे लाला। वेजिटेटिव के बाद कौन सा है? बी, जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का था हर्षित सर? 2 टाइप का। मैंने कहा कौन कौन सा? अरे हर्षित सर आपको तो याद होना चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। पहला कौन सा है? बाइस्पोरेंजिया। मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर डायग्राम के बाद बताना क्या कोई दिक्कत है क्या, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो दूसरा है वो है बायकोनिडिया। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है स्पोरेंजिया और कोनिडिया का, मगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा, मगर अपन लोग अपने डायग्राम के थ्रू इनको एक्सप्लेन भी कर देंगे। मगर बताओगे आप ही कि आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई क्या? देखो ये 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 बैलून, ठीक है, इस बैलून के अंदर ये स्पोर, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ये बैलून मान लो यहां से फट गया, तो यहां से जितने भी स्पोर है वो बाहर निकल गए, ये रे, और इन स्पोर के थ्रू वापस से एक नए फंगस का फॉर्मेशन हो गया, एक छोटू सा फंगस बन गया फिर से। दिस इज कॉल्ड एज बायस्पोरेंजिया। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द स्पोरेंजिया बोलते हैं इसको, स्पोरेंजिया। ये नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम स्टॉक बोलते हैं, या फिर एक नाम और होता है स्पोरेंजियो फोर, या फिर ये जो ऊपर के अंदर की तरफ ये जो येलो कलर से दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, सामने ही दिमाग रखना। अगर अभी बिल्कुल भी दिमाग हटा तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा, फिर कहोगे अर्षित सर एनसीईआरटी रटनी पड़ी है ये टॉपिक में। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ समझा दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉनिडियोस्पोर, दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज अ स्टॉक, इसे हम बोलते हैं या तो बोल दो स्टॉक
या कॉनिडियो स्पोर। और ये जो आपको दिख रहा है, जैसे ही ये इससे अलग होगा, तो ये इससे अलग हो गया, ये रहा, और अलग होने के बाद ये यहां से एक नए फंजाई का, छोटू फंजाई का फॉर्मेशन कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ न्यू फंजाई, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यू फंजाई। यहां पे लिख रहा हूं स्पोर फ्री, यहां पे लिख रहा हूं जर्मिनेट, यहां पे लिख रहा हूं स्पोर फ्री, यहां पे लिख रहा हूं जर्मिनेट। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अब मैं जो समझा रहा हूं ना, कृपया करके एक बार समझ लेना मेरी बात। देखो जरा ध्यान से सुनो बेटा, अभी तक हमने कई सारे टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, दुनिया जहां के रिप्रोडक्शन पढ़ लिए होंगे आपने भी, मगर आज मैं आपसे जिस टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ फंजाई रिप्रोडक्शन। फंजाई के अंदर 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक ही पेरेंट चाहिए होगा। याद रखना, इसके अंदर क्लोन बनते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बोलो क्या बनेंगे? क्लोन। क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम, जेनेटिकली सेम, जेनेटिकली सेम बनते हैं। क्योंकि बेटा यहां पे 2 पेरेंट है ही नहीं, एक ही पेरेंट है। 3 प्रोसेस होते हैं, जैसे बडिंग होता है, जैसे फिजन होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन होता है। बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग का मतलब देखो, एक ही पेरेंट है, इसमें 2 पेरेंट है ही नहीं। 2 पेरेंट होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, एक पेरेंट होगा तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। सही बात है। बडिंग के अंदर क्या होगा? यहां पे देखो एक बर्ड निकल गई, वो बर्ड इससे अलग हो गई और नया फंगस बन गया। सही है। और ये पता है आपको किस में देखने को मिलता है? बडिंग आपको देखने को मिलता है ईस्ट में। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? सेकंड, फिजन, एक बैक्टीरिया, एक फंजाई से 2 फंजाई बन गए। फ्रेगमेंटेशन, ये वाला पार्ट देखो सेपरेट हो गया, एक कोई भी पार्ट सेपरेट हो गया, ये वाला पार्ट बोलो क्या हो गया? सेपरेट। और सेपरेट होने के बाद एक नया फंगस बन गया है, न्यू फंगस। बताओ पहला क्लियर है? द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल क्वेश्चन आता है, और यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बडिंग, क्योंकि इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है ईस्ट। सही बात है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होगा जिसके अंदर एक ही पेरेंट होगा। इसमें भी हर्षित सर, इसमें भी क्लोन बनेगा? बिल्कुल, इसमें भी क्लोन ही बनता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसमें भी क्या बनता है? क्लोन बनता है, क्योंकि बेटा पेरेंट तो इसमें भी एक ही है। 2 पेरेंट होगा तो क्लोन नहीं बनेगा, अगर पेरेंट एक होगा तो क्लोन ही बनेगा। सही बात है, बिल्कुल क्लियर। अब देखो जरा क्या है, ध्यान से सुनना। स्पोरेंजिया में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया मीन्स हो गया बैलून, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। बोलो बात सही है। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर हैं, जिसे या तो आप स्पोर बोल दो या स्पोरेंजियो स्पोर बोल दो। फर्क किस चीज का है बस वो देखना। इसमें लिखा है स्पोरेंजियो स्पोर, इसमें लिखा है स्पोरेंजियो फोर। जिसके ऊपर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर खड़ी हुई है उसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर। ये है स्पोरेंजिया। इसके अंदर जो स्पोर है वो बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। जैसे ये फट जाएगा, स्पोर बाहर निकल गए, और बाहर निकलने के बाद एयर करंट के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू इधर उधर भग जाएंगे, और जाने के बाद एक नए फंगस का फॉर्मेशन कर लेंगे। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का क्लियर है। नीट में क्वेश्चन कहां से आता है बताता हूं, और बताना वो रटने की चीजें है, समझने की है। और जिसने बच्चे ने पहले भी ये पढ़ा होगा फंजाई, वो खुद बोल देगा हर्षित सर एनसीईआरटी के ये 2-3 पॉइंट रटने पड़ते थे, आपने सच में समझा दिए फंजाई के। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आओ जरा नीचे वाले पॉइंट पे। इसमें आप ध्यान से देखो, कोई बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं, नथिंग, है ही नहीं कोई बैलून, सीधा स्पोर चिपक रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉनिडियो स्पोर या स्पोर, कुछ भी बोल दो, कॉनिडियो स्पोर या क्या बोल दो, स्पोर। सेम टू सेम, ये इससे अलग होगा और नया फंजाई बन जाएगा। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? अब नीट के अंदर जो पॉइंट आता है वो समझना बेटा। स्पोरेंजिया के अंदर ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, कहीं दिक्कत हो बोल देना। स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बन रहे हैं वो बन रहे हैं एंडोजिनस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। जबकि कोनिडिया के अंदर जो स्पोर बन रहे हैं वो बन रहे हैं एक्सोजिनस। बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है क्या? बेटा एंडोजिनस का मतलब होता है अंदर, इनसाइड। और देख लो वहां पे बैलून के अंदर बन रहे हैं सारे के सारे,
और एक्सोजिनस का मतलब होता है आउटसाइड। बताओ बैलून के भारी बन रहे हैं क्या? बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट कि स्पोरेंजिया के अंदर सारे एंडोजिनस स्पोर बन रहे हैं। एंडोजिनस का मतलब बैलून के अंदर, और जबकि कॉनिडिया में सारे एक्सोजिनस स्पोर बन रहे हैं, यानी कि बैलून के बाहर। बैलून तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब मुझे एक बात का क्वेश्चन का आंसर दो, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं तुम्हारी, क्योंकि पोल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्या लगता है दोनों में से ज्यादा प्रोटेक्शन किसका होगा? जो चीज बैलून के अंदर है उसका, या जो चीज बैलून के बाहर है उसका? चलो पोल ही करवा लेता हूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ऑप्शन नंबर सेकंड। ज्यादा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसका ज्यादा है? मोर प्रोटेक्टिव कौन है? मोर प्रोटेक्टिव कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्पोरेंजिया मोर प्रोटेक्टिव, या ऑप्शन नंबर बी कॉनिडिया मोर प्रोटेक्टिव। बताओ क्या लगता है ज्यादा प्रोटेक्टिव कौन है? कमरे के अंदर बैठे हो तो ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, या कमरे के बाहर बैठे हो तो ज्यादा प्रोटेक्टिव हो? अब तो बेटा आंसर आ ही जाना चाहिए। अब इसके बाद भी आंसर नहीं आएगा तो बेटा फिर कैसे समझाऊं मैं? नहीं, क्या कहते हो? ये तो बेटा क्लियर होना चाहिए। अब तो बड़ा आसान तरीके से समझा दिया मैंने, मुश्किल भी कुछ भी नहीं रखी अब तो तुम्हारे सामने। अब तो अगर सोचोगे तो ही आंसर आ जाएगा। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया, कोई यूं कहे सर क्या पढ़ा दिया सर, नहीं आया, तो बेटा फिर तो दिक्कत है, फिर तो मुन्ना दिक्कत है, कैसे करेंगे फिर? जल्दी से कर दो बेटा, जल्दी से कर भी दो और जल्दी से मुझे बता भी दो। जल्दी से कर भी दो और मुझे जल्दी से बता भी दो, दोनों ही काम कर दो आप। कर दिए हो क्या? पक्का होल हो गया ना पूरा? आ जाओ, मेरे हिसाब से तो मोर प्रोटेक्टिव स्पोरेंजिया होना चाहिए, मगर मैं बी पे आंसर करता हूं। कौन कौन है बेटा? देखो जरा, ये उत्कर्ष, वाह भाई, आकाश चौहान, शामुल हक, वाह, इजमामुल हक, शामुल हक, बहुत बढ़िया। आकाश चौहान, प्रंजल का प्रथम, रजनीश, संवित, बेटा क्या बात है। देखो इन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही कि कोई चीज कमरे के अंदर है जो ज्यादा प्रोटेक्टिव है क्या? बेटा बात की जाए इससे, किससे बात की जाए बेटा? इन तीनों में से अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, 80 90 पूरे 100, 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। बेटा उत्कर्ष को कॉल मिलाया जाए। उत्कर्ष हाजिर हो। कल एक लड़के का वॉइस नहीं आ रही थी ना, उसका फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, हर्षित सर वो वॉइस नहीं आ रही थी। और एक लड़के का शायद पोल भी गलत हुआ था, तो कह रहा था हर्षित सर पोल गलत हो गया, मेरी वजह से नहीं, ये कोई ग्लिच हो रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझदार हो मगर तुम रिप्लाई कर देते हो मुझे। बुलाओ बेटा इसको, बुलाओ, अगर ये आ जाए तो आ जाए तो बुला लो, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अपन को क्या, अपन को तो बात करनी है, बुला लो फटाफट से। बुला लो ना भाई, आ जाओ। हेलो भैया, आ जाओ ना भैया, कहाँ गए हो आप? नहीं आ रहे? नहीं आ रहे क्या? भी ना तुम्हें बेटा ऐसे नहीं आते, देखो बहुत गलत बात है। तुम आ जाया करो ना, तुम कहाँ चले जाते हो? है, आ जाया करो, कहाँ चले जाते हो तुम? चलो भाई, तो यहां तक का सारा पॉइंट क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक की बात क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर ए यस, और ऑप्शन नंबर बी तो है ही नहीं। मेरे पास तो ए ही ऑप्शन है, बी वाले तो फालतू लोग होते हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है? स्पोरेंजिया। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? यहां तक फंजाई टिप्स पे है क्या? ये जो एंडोजिनस और एक्सोजिनस की बात क्लियर है क्या, कि एंडोजिनस क्या होगा और एक्सोजिनस क्या होगा? अगर चीजें अंदर है तो वो एंडोजिनस है, चीजें बाहर है तो एक्सोजिनस है। जो अंदर होगा वो प्रोटेक्टिव होगा, जो बाहर होगा वो प्रोटेक्टिव नहीं होगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा, तो तुम भी जानते ही होंगे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर यहां तक? बिल्कुल कोई भी दिक्कत कैसी भी किसी को भी? हाँ,
बता दो ना। बेटा पता है बायोलॉजी सच में इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक बार कई बार क्या होता है, जैसे मम्मी वगैरह को भी मैं ऐसे बायोलॉजी सुनाता रहता हूँ। मैंने कहा मम्मी आपको एक बात बताऊंगा, कह रहे कहा। मैंने कहा मम्मी एक चीज होती है जैसे हम बोलते हैं फंगस, कह रहा अच्छा। मैंने कहा उस फंगस का नाम होता है एगेरिकस बिस्पोरस, कह रहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये फंगस बहुत टेस्टी होता है, कह रहा अच्छा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा ये फंगस खाना चाहिए, मतलब मशरूम होता है, मशरूमी फंगस है, मतलब मशरूम फंगस ही होता है, तो मैंने कहा ये खाना चाहिए, कह रहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है इसके बारे में? खैर मुझे कुछ नहीं लगता, तू पागल है, बाजार में जा मशरूम ही मशरूम बोल, उसको मत बोलियो एगेरिकस बिस्पोरस दे दे, रैप्टा दे देगा वो, एगेरिकस बिस्पोरस देगा नहीं देगा उसका नहीं पता। तो बेटा सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से लगभग 95% को तो मेरी बात क्लियर है। नीचे वाले पता नहीं कौन है, इन नीचे वालों को ब्लॉक करवा दूंगा मैं परमानेंट, पक्की बात है, देख लेना तुम किसी दिन। तुम खुद कह दोगे अर्षित सर ये नीचे वाले बच्चे ब्लॉक कैसे हो गए, कि जो थर्ड और फोर्थ में लिखते हैं ना आंसर, इनको पक्का ब्लॉक करवा दूंगा। अभी पोल करवाता हूं, देखो अभी इसके अगला वाला पोल करवाऊंगा, ये थर्ड और फोर्थ वाले ही काउंट करूंगा, देखता हूं। देखो इनको ब्लॉक करवाते हैं, आज खत्म करते हैं इनका काम ही, सही है ना। एक बच्चे ने मुझे इंस्टा पे मैसेज भी लिखा था, हर्षित सर यार ये बच्चे बड़ा इरिटेट करते हैं जो थर्ड और फोर्थ में लिखते हैं जबकि ऑप्शन ही नहीं है, तो इनको प्लीज ब्लॉक करवा दो। बेटा आज कर देंगे ये काम, आज ये वाला काम कर देंगे, देख लेना तू, ठीक है। चलो आओ बेटा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रोसेस होते हैं। जो पहला है वो है गैमेट्स का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ध्यान से सुन लेना, एनसीईआरटी का एक ऐसा पैराग्राफ जो समझ में नहीं आता। दूसरा है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और जो तीसरा है वो है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। बोलो बात सही है? सबसे पहले तो जो गैमेट्स होते हैं ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब जानते हो ना, एन होते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब आपको पता है n+n, ठीक है। और जायगोट का मतलब क्या होता है 2n। सेल डिवीजन वाले चैप्टर में सबको अच्छे से समझा चुका हूं, सबको समझा चुका हूं। मेरे ख्याल से शायद ही क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आई। अब आगे आ जाओ, नीट के अंदर जहां से क्वेश्चन आएगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बेटा ध्यान से सुन लेना, क्लास में याद करना है। तो पहला होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी, इसी पेज में पढ़ा दूंगा, और तीसरा होता है मियोसिस। चलो बेटा, प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गैमी का मतलब फ्यूजन होता है, तो ये होता है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, नाम से पता लग रहा है। और तीसरा जो मियोसिस होता है ये तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, पढ़ लिया कि एक मियोसिस के थ्रू बोलो कितनी सेल बनती है, रिडक्शन डिवीजन। अभी पूछ लेता हूं, एक मियोसिस के थ्रू कितनी सेल बनती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आंसर बता देना, ये रहा तुम्हारा पोल। एक मियोसिस के थ्रू कितनी सेल बनती है? 2, 4, 8, 16। बताओ जल्दी से आंसर, कि एक मियोसिस से कितनी सेल बनती है? अगर ये याद है तो सब याद है, बता दो बता दो। अरे बता दो भाई, कहाँ गए? अरे बेटा बता दो, आंसर बता दो ना, जल्दी से बता दो। पूछता है भारत तुमसे, जल्दी से बता दो आंसर। भाग मत जाना भाई, आंसर बताना पहले, क्या लगता है?
एक मियोसिस से कितनी सेल बनती है? बेटा मेरा आंसर तो इसके अंदर क्या है, मेरा आंसर तो मैं तो सही के साथ जाऊंगा इसमें। तो क्या बात, देखो ये देखो 40%, एक मियोसिस से 2 सेल बनती है। बेटा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 होते हैं। अच्छा मतलब सच बताना, तुम सच बताना, सच में बॉटनी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मतलब ये गलती करोगे तुम, ऐसी गलती करोगे, ऐसी गलती करोगे? तुम विश्वास नहीं कर रहे, मेरी कल भी बात हो रही थी, मतलब एग्जैक्टली मीटिंग हो रही थी यकीन 2.0 और यकीन 4.0 के लिए, हिंदी मीडियम 2.0 और 4.0 के लिए। मैं तुम लोगों के लिए सच बता रहा हूं, इतना कुछ बोल देता हूं वहां पे, मैंने कहा नहीं यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट पता नहीं क्या हो जाता है। क्या करते हो ये, एक मियोसिस से 2 सेल बनती है क्या यार? एक मियोसिस से 2 बनती है, 4 बनती है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड नहीं था क्या? नहीं था क्या? नहीं पढ़ा क्या? मैं लिटरली तुम लोगों के लिए वहां पे शॉर्ट नोट भी देता रहता हूं। मैंने कहा वहां पे यूट्यूब पे एटलीस्ट शॉर्ट नोट देख लो, तुमको हर चीज से अपडेट करता रहता हूं। मतलब क्या क्या मानते हो तुम, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन चाहते हो या नहीं चाहते, पहले तो ये बताओ। ये तो छोड़ो बेटा, ये तो सब कुछ चलता रहेगा। मतलब मैं इस बैच से ये पूछ लेता हूं, ये ए और बी की सिलेक्शन चाहते हो क्या? यस और नो, मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात, सिलेक्शन चाहते हो क्या? वांट सिलेक्शन। और बेटा सच बता रहा हूं, जिसको सिलेक्शन नहीं चाहिए ना वो तो गलत बैठा है इस बैच में। मेरा भी तो आप लोगों से बहुत सारा प्यार है ना, आप समझो ना। हम लोग मजाक करते रहते हैं, वो वाली बात सही है, मगर सिलेक्शन तो प्रायोरिटी बेसिस पे है भाई, उससे तो मजाक नहीं। सिलेक्शंस के मतलब तुम्हें और मुझे मिलाया किसने बताओ? बॉटनी ने ना। और तुम्हारे सिलेक्शन ही हमें मिलाएगा। मैंने तुमसे बोला है कि अलग सर से अगर सच में तुम्हें मिलना है, तुम चाहते हो अलग सर के साथ फोटो खिंचवाना, चलो मेरे साथ नहीं चाहते ना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्रीम तो रखो। कैसे भूल जाते हो? माइटोसिस में 1 से 2 बनती है, मियोसिस में 1 से 4 बनती है, भूलना ही नहीं है भाई। तुम्हारे बाद मैंने भी वो चैप्टर आज तक नहीं पढ़ा है, मुझे तो याद है। मतलब क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, नहीं चाहते हो मुझसे पढ़ना तो बोलो ना। 40% बच्चे 2 सेल लिखते हैं यार, 40% बच्चों ने 2 सेल लिखा है, 40% ने। ये देखो ये 2% देख रहे हो, ये 2% ये नहीं चाहते हैं, पता है, ये नहीं चाहते हैं। पता नहीं फिर क्यों बैठे हैं क्लास में। और फिर तुम कहते हो हर्षित सर आप गुस्सा करते हो, अच्छा नहीं लगता है। तुम बताओ ना, मतलब तुम खुद बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? अगर तुम मेरी जगह होते, तुम खुद देखो, अगर तुमने पूरे घर की साफ सफाई कर दी और फिर किसी ने आके उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया वापस, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तो ये बैच मेरे लिए तो गार्डन ही है ना यार, ये बैच मेरे लिए सच में, मतलब मेरा तो बगीचा है ना यार ये। मतलब तुम लोग ऐसे खराब करोगे अगर चीजों को, तो बताओ कैसे काम चलेगा? तुम खुद बताओ ना, सिलेक्शन के बाद तुम्हें क्या अपने घर वालों के चेहरे पे खुशी नहीं देखनी? नहीं देखनी सच में तुम्हें खुशी? इसका भी लोग एक पोल करवा देता हूं, क्या घर वालों के चेहरे पे खुशी देखनी है क्या? खुशी, अगर तुम खुशी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो स्माइल चाहते हो सच में अपने फैमिली वालों के चेहरे पे, बताओ चाहते हो नहीं चाहते सिलेक्शन से? बताओ, या चाहते हो या नहीं चाहते? सच में नहीं चाहते कि सिलेक्शन से तुम्हारे घर वालों को खुशी हो? पर पढ़ना पड़ेगा ना यार उसके लिए। 40% बच्चे बोल रहे हैं एक मियोसिस से 2 सेल बन रही है, बताओ 40% बच्चे, 40%। तुम्हें सच में लगता है ना, तो तुम बॉटनी कहीं और जाके एक बार पढ़ के देखो, तुम्हें खुद को समझ में आ जाएगा। तुमने पढ़ा ना मेरे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तुम पढ़ के देखो कहीं पे जाके, तुमको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सब बढ़िया पढ़ाते हैं सब, मगर सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं चाहूं तो मैं भी रटा सकता हूं ना, मैं रटाता हूं क्या? बताओ कोई भी चीज, एक भी चीज आप मेरे को बता दो जो मैंने आपसे बोला बेटा रट लो ये। मैं कोशिश करता हूं सब चीजें आपके लिए, मेहनत कर रहा हूं इतनी, समझा रहा हूं, कोशिश करता हूं हर चीजों को अलग अलग तरीके से लिखूं कि आपको नोट करने में आसानी रहे। हैंडराइटिंग सुधारने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं अपनी, मगर पता नहीं, पता नहीं। बेटा इनको पहले ब्लॉक करते हैं अपन, ठीक है, इन्हें ब्लॉक करवाता हूं आज मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था आज, रुको 1 मिनट, फोटो ले लेता हूं। जो नाम आए हैं पहले सामने, इनको तो ब्लॉक करवाते हैं आज, ठीक है ना। इनको जब सिलेक्शन ही नहीं करना तो फिर इनको बैच में भी नहीं रखना। चलो 10 ही आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 97% देख लो बेटा, मैं गलत नहीं बोल रहा, ये देखो। इनको तो ब्लॉक करवा दूंगा मैं आज, आज ब्लॉक करवा दूंगा इनको। इनको पढ़ना ही नहीं है तो बेटा क्यों रखना बैच में, सही बात है ना। हाँ तुमने सुना है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये तो 10 मछलियां हैं बेटा, 10 मछलियों को उड़ा देते हैं आज ही, आज ही उड़ा देंगे बेटा, टेंशन ना लो तुम, आ जाओ।
पढ़ लो यार, मतलब सच में लगता है कि हर्षित सर मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तो पढ़ लो बस, बाकी तो तुम्हारी इच्छा, तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तुम्हें पता है। ये दो फंजाई हैं, ठीक है बेटा। फंजाई में मेल और फीमेल कुछ नहीं होता, नो बट थिंग इज मेल, नथिंग इज फीमेल। 97.2% जो बच्चे अभी मेरे साथ थे, 8% बच्चे, उनके लिए पढ़ा रहा हूं बस मैं अब, ठीक है। बाकी भाड़ में जाओ अब, ठीक है। तो 97.8% जितने भी बच्चे थे वो प्लीज जरा ध्यान से सुनो कि बेटा दो फंगस है, फंगस में कोई मेल और फीमेल नहीं होता। तो हर्षित सर आप कैसे बताते हो? बेटा फंगस को बताते हैं प्लस और माइनस से, एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, दिस इज कॉल्ड एज अ फंगस। सही बात। फंगस कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन सेल, एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। बोलो बात क्लियर है? पहला प्रोसेस कौन सा है? प्लाज्मोगेमी। देखो जरा यहां पे देख लेना, अब डायग्राम में देखना, सारा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए सारे बच्चों को। यहां पे देखो जरा डायग्राम में, जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब जो दोनों सेल्स है, दोनों सेल्स को आपस में फ्यूज कर दो। ये लो, एक ये रही, ठीक है, और एक ये रही, ये दोनों सेल को आपस में फ्यूज कर दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोगेमी। सही बात। अब जरा ध्यान से देखना जरा प्रोसेस को, ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर एन, इसके पास भी न्यूक्लियस कैसा था? एन। बोलो बात सही है? आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। उनको तो आज ब्लॉक करवाऊंगा बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए टेंशन नहीं आने दूंगा, उनको तो आज ब्लॉक ही करवाऊंगा, ठीक है। अभी रुक जाओ। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इन दोनों से ये एक सेल बन गई, ठीक है। इसके अंदर ये एन, पहले बता देना क्या डायग्राम क्लियर है क्या? मैं डायग्राम से थ्योरी खत्म कर दूंगा, ठीक है। पहले डायग्राम देखना, ये एन और ये एन हो गया। थोड़ा सा और छोटा कर दूं क्या यार? डायग्राम को ही छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं एक और एरो पे। ठीक है, वापस से ही बनाओ। एन और एन मिलके क्या बन गए? वो बन गए 2n, ठीक है। उसके बाद फिर से एक एरो करो, इस एरो से एक एरो, दो, ये तीन, और यार ये तीन और ये चार, सही है। चार सेल बना लो, मेरे ख्याल से डायग्राम क्लियर होगा। 1 2 3 एंड 4, एन 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 एन। पहले पूरी चीजों को समझा देता हूं, फिर उसके बाद तुमको अच्छे से समझाऊंगा। देखो ये है फंगस, पेरेंट फंजाई। बोलो बात सही है? पहला प्रोसेस यहां पे हो गया प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी करवाओगे तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइकैरियन। डाइकैरियन के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद नीचे लिखूंगा मियोसिस। मियोसिस मेरे ख्याल से तो डायग्राम ही क्लियर होगा, बाकी तो थ्योरी अभी बता देता हूं आपको। देखो प्लाज्मोगेमी पहला, दूसरा कैरियोगेमी, और तीसरा मियोसिस। बेटा नीट के अंदर ये सीक्वेंस आया हुआ है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट फॉर नीट। अगर आपको सच में नीट करनी है 97.8% बच्चों को, तो ये सच में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा क्या होता है, समझना जरा। सबसे पहले ये दो फंगस है, दोनों के दोनों हैप्लॉइड है। ये दोनों फंगस पास पास आए और दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, तो क्या ये अब एक सेल बन गया? नहीं बन गया। इस एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डाइकैरियन। डाइकैरियन का मतलब ही होता है कि इसके अंदर भी बोलो कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियस। बोलो बात सही है?
उसके बाद दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज करवा दोगे, प्रोसेस का नाम है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद 2n आ गया, यानी कि डिप्लॉइड सेल आ गई। फिर मियोसिस कर दोगे, एक से कितनी सेल बन जाएगी? 4, जो सारी की सारी हैप्लॉइड है। दिस इज कॉल्ड एज द डॉटर फंजाई। फिर से दोस्तों ये प्रोसेस एज इट इज चलता रहेगा, ये प्रोसेस कभी रुकेगा नहीं। फिर भी यहां से वापस से वापस से वापस से वापस से ये प्रोसेस फिर चलेगा, एज इट इज प्रोसेस चलता रहेगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? पहला सीक्वेंस जरूर याद रखना, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। मेरे साथ साथ बोलो, साथ साथ बोलो, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। दोबारा बोलो, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? फटाफट से बता दो, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो। ये रहा तुम्हारा चैट बॉक्स, कमेंट, मतलब जो भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पोल। जल्दी से कर दो पोल। मैंने तुम्हारे लिए संवाद की बात की, मैंने कहा मेरे को मेरे बच्चों से बात करनी है सबसे, इनसे कम से कम 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में संवाद करवाओ। संवाद का मतलब मैं आपसे मिलूंगा ना यार, मैं कैसे बात करूंगा बताओ आपसे? आपको क्या परेशानी, मुझे कैसे पता लगेगा? तो मेरे लिए मजाक नहीं है पढ़ाना, पता है? मतलब मैं लिटरली, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं मैं तुम सबसे बोल रहा हूँ, मेरे लिए मजाक नहीं है पढ़ाना यार। मैंने तुम लोगों के लिए, मैंने मतलब लिटरली बीच में मेरा घर छोड़ दिया था, पता है? अलग से पढ़ाता था मैं केवल तुम लोगों के लिए, मतलब जो तुमसे पहले बैच ही पढ़ाता था वो भी। बट पता नहीं यार, पता नहीं क्यों। चलो 98% को क्लियर है, 1% को क्यों नहीं है भाई, पता नहीं मुझे, है ना? कोई बात नहीं, चलो आ जाओ बेटा आगे। यहां वाला पॉइंट क्लियर है सारा? अब बेटा एक छोटी सी नोट डाल रहा हूं, नॉट फॉर कैरियोगेमी। इंपॉर्टेंट नोट है ये, याद रखना, सुन लेना जरा बेटा। कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है? फ्यूजन। और फ्यूजन किस चीज का? न्यूक्लियस का। अब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस के 2 पैरामीटर होते हैं बायोलॉजी के अंदर। एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, मगर मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं तो ध्यान से सुनना। यदि दोनों के दोनों न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज हो जाएं, ध्यान से सुनना, इफ बोथ न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज, इफ बोथ न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज्ड, यदि तो दोनों के दोनों न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज हो जाए, या फिर दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस होंगे वे फ्यूज होंगे बाद में, न्यूक्लियस फ्यूज लेटर। बोलो बात सही है? अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से सुन लेना, अगर समझने की ताकत है तो। बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं, देखो। मान लो अगर आपके पास एक सेल ये है जो है एन, ऐसे ही पढ़ाया था, देखो ऐसा, एक ये रहा जो है एन, एक ये रहा जो है एन, सही है? प्लाज्मोगेमी होने के बाद एक कंडीशन तो आपके पास ये आ गई 2n, और एक कंडीशन यहां बता रहा हूं, बता देना क्या डायग्राम से ही पॉइंट क्लियर है क्या? एन 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 2n। अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला स्टेप इनमें फर्क कर रहा है, ये वाला स्टेप दिख रहा है क्या? क्या फर्क है? या तो न्यूक्लियस हाथों हाथ ही फ्यूज हो जाएगा, ये रहा, यहां पे कोई डायकैरियोन स्टेज बनेगी नहीं, नो डायकैरियोन स्टेज लिख देता हूं मैं, नो डायकैरियोन स्टेज, नो डायकैरियोन फॉर्म्ड। कोई भी 2 न्यूक्लियस की स्टेज ही नहीं बन रही, सीधा फ्यूजन फटाफट बेटा, लव मैरिज फटाफट। यहां यहां बेटा डायकैरियोन फॉर्म हो रहा है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100% आसान है ना बेटा पॉइंट? अब इसका एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज,
जबकि इसका एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब डायग्राम क्लियर कर देगा आपको। उसके अंदर डाइकैरियन स्टेज बन रही है, जिसके ऊपर फोकस करना है वो ये रहा पॉइंट, जिसके ऊपर फोकस करना है ये देखो, ये फोकस करने वाला पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है। और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है, ये लिखा हुआ पॉइंट है। बताओ क्या मजा आ रहा है क्या? क्या यहां तक देखो, बायोलॉजी अगर समझ में आती है तो सब में मजा आता है, बायोलॉजी नहीं समझ में आएगी तो फिर मजा कभी नहीं आएगा। ठीक है, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं, पहले तो कमेंट देख लेता हूं, कोई डाउट है क्या? सर सिलेबस कंप्लीट तो हो जाएगा ना बेटा? विराट कोहली, पता नहीं विराट कोहली को क्या लगता है। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, नेटवर्क इशू है, तो मेरा लेक्चर पीछे चल रहा है, वो वाली गलती से हुआ था ड्यू टू द नेटवर्क। बेटा मैं ब्लॉक करवा दूंगा अब तो। पल्लवी सर पोल पहले ही आ जाते हैं, अच्छा चलो कोई नहीं। यहाँ जो 4 सेल बने हैं वो फिर से पेरेंट फंगस कैसे काम करेंगे? बेटा जो 4 सेल बन गए डॉटर है, फिर से पेरेंट फंगस की तरह काम करेंगे फिर से। बेटा जिंदगी तो चलती रहेगी ना, तो ऐसे ही चलती है जिंदगी। ठीक है सर, मेरे में 20 सेकंड का ही पोल आता है। बेटा पोल के लिए ना आप वहां पे बोल दो ना एक बार। ठीक है, पीके मूवी याद, बेटा अभी बाद में याद करवा दूंगा। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? गोविंद कुमार ब्लॉक करवा दूंगा, ध्यान रखना, तो जोड़ता रहिए फिर। सर पोल नहीं आ रहा है, ठीक है। याद करने का सिंपल तरीका बेटा अभी बताएंगे। सर क्या डॉटर फंजाई नेगेटिव और पॉजिटिव होगा? हाँ बेटा, कोई तो एक नेगेटिव पॉजिटिव मानना पड़ेगा आपको। बेटा दोनों के दोनों पॉजिटिव थोड़ी मान सकते हैं। अट्रैक्शन रिपल्सन, पता है ना, बस उतनी सी बात है। समझदार तो हो तुम, बस इतना से समझ लो। सही है बेटा? क्वेश्चन कैसे पूछते हैं प्लीज बता दीजिए। बेटा क्वेश्चन बता तो रहा हूं, यही तो चल रहा है, ये क्वेश्चन ही तो है। डायकैरियन किसमें फॉर्म होता है? फंगस हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल। फंगस की सारी सेल हैप्लॉइड होती है या गेमेट्स? बेटा मेन फंगस हम हैप्लॉइड ही मानते हैं। सर रिवीजन कैसे करें, एक बार याद रह जाए? बेटा मेरे साथ साथ पढ़ो। फंजाई में प्लस और माइनस इंडिकेट बेटा मेल और फीमेल नहीं बताते, प्लस और माइनस बताते हैं। मियोसिस और माइटोसिस के बीच में बेटा तुम कंफ्यूज ही रहोगे। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कंफ्यूज ही रहोगे। लेक्चर देखो, ठीक है, पुराने लेक्चर देखो। तुम्हें मियोसिस और माइटोसिस नहीं समझ में आया, आगे कैसे समझ में आएगा तुम्हें? अभी तुम पढ़ने वाले हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। टीचर बोलेगा तुमसे स्पर्म सेल में ये बनाते हो, मियोसिस ही नहीं पढ़ा। लेक्चर देखो, लेक्चर देखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वन शॉट देखो गूगल के ऊपर जाके, यूट्यूब पे कंपटीशन वाला पे। कुछ तो करो बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तुम चाहते हो हर्षित सर आप ही सब कुछ कर दो, अब मैं तुम्हें याद कैसे करवाऊं बताओ ना? याद कैसे करवाऊं, कैसे याद करवाऊं बताओ? अब आप खुद भी तो देखो, आपकी क्लास में 98% बच्चे अगर पढ़ पा रहे हैं, 2% बच्चों को क्यों नहीं याद हो रहा? बेटा दिमाग मत करा करो ना फालतू के काम, क्यों करते हो? 6 महीने 7 महीने की अगर तुमने शिद्दत से पढ़ाई कर ली ना, मैं ये कह रहा हूं, मतलब मेरी बात मान लो, अगर तुम सच में कुछ मानते हो तो मुझे, मैं मतलब तुम्हारे लिए लड़ भी जाऊंगा आगे, विश्वास रखना, इतनी सी बात। मगर अगर 6 महीने की मेरे साथ शिद्दत से पढ़ाई कर ली ना अगर तुमने, तो दोस्त तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो। मगर 6 महीने शिद्दत से, कोई चीज तुम्हें नहीं भी समझ में आती बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सुना है ना बेटा, वो जीतन राम मांझी के बारे में, आई थिंक तुमने सुना है ना, मतलब उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया था ना, पहाड़ तोड़ा था उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर। मतलब तुम्हारे और मेरे जैसा इंसान होता तो बेटा हम तो अलग ही हट जाते। मगर आप 6 महीने की अगर आप शिद्दत से मेहनत कर सकते हो तो सारा काम पॉसिबल है ना, मगर मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर बैठे को थोड़ी होगा कुछ भी। क्या चाहते हो, एक बार और ड्रॉप लेना है? नीट का एग्जाम इतना टिपिकल नहीं है कि आपको 2-2 बार ड्रॉप लेना पड़े। इस वाले ड्रॉप में निकालेंगे और एम्स की फर्स्ट रैंक निकालेंगे, अगर सच में शिद्दत से पढ़ाई करना चाहते हो तो। अब खुद देखो यार तुम, मैं लिटरली तुम लोगों के लिए इतने एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं ना, इतने अच्छे अच्छे तरीके से सोचता हूं कि तुम्हें कैसे अच्छे से समझाऊं। मैं सच में ये सोचता हूं हमेशा कि कैसे समझाऊं मैं। मेरी गर्लफ्रेंड भी नाराज हो गई मुझसे, समझ रहे हो क्या? कितने बड़ी आहुति दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, अगर तुम बेटा मेरी बात सुनते नहीं हो। कुछ तो बहुत हो ना तुम। सही है, सही है बेटा, सही है, खुश हो रहे हो। अर्चित सर, हमारी वजह से नाराजगी, क्या बात है बेटा, यही तो बात है। चलो आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश हो जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा मैं उसको कल परसों बात कर रहा था और मैं उसको वही समझा रहा था, पता है क्या?
मैं उसको समझा रहा था मोनेरा, वो कह रहे ज्यादा बोल रहा है कि बेटे साहब ने। मैंने कहा ओए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मोनेरा, तुझे पता नहीं मोनेरा की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन की है। ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। अब बताओ, इतनी बड़ी मैं आहुति दे रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ लग ही नहीं रहा कि हर्षित कुछ कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी और टाइप ऑफ माइसीलियम। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है अभी पढ़ाऊंगा। इसके बेस पे क्लासिफिकेशन है, नीट में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि किसके बेस पे फंगस का क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, आ जाओ भाई। 3 बेस है, 4 थे, 1 2 3 एंड 4। बोलो 4 टाइप के थे, कौन कौन से। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। पहला कौन सा है, फाइकोमाइसिटीज। एक होता है जिसके हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। एक होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। और एक होता है जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। हर चीज और हमेशा याद कैसे करेंगे अभी बताता हूं, अभी याद करने का तरीका भी बताऊंगा बेटा। इट फाइकोमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज अ लोअर फंजाई। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज अ सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज अ क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज अ इम्परफेक्ट फंजाई। चलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या, 100%। चलो अब अर्षित सर याद कैसे करना है बेटा, याद करने का फार्मूला ये रहा। फर्स्ट आस्क बेसिक ड्यूटी। बेटा ये याद करने का तरीका है, फर्स्ट आस्क बेसिक ड्यूटी। फर्स्ट से होता है फाइकोमाइसिटीज, आस्क से होता है एस्कोमाइसिटीज, बेसिक से होता है बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटी से होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। बोलो क्या याद रहेगा क्या, फार्मूला क्या है। फर्स्ट आस्क फॉर बेसिक ड्यूटी, फर्स्ट से है फाइकोमाइसिटीज, आस्क से है एस्कोमाइसिटीज, बेसिक से है बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटी से है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फर्स्ट आस्क बेसिक ड्यूटी, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहां पे लिख देता हूं ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज। ठीक है, और इसकी कर देते हैं कॉपी, कॉपी 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 और कॉपी कॉपी, ऑल्सो नोन एज। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है, बस ये आपको याद रखना है। डन है, दिक्कत नहीं होगी कुछ भी, ट्रस्ट करना बस मेरे ऊपर। ट्रस्ट है ना, है ना, अगर ट्रस्ट तो दिक्कत नहीं लाने दूंगा। मैं उन चैप्टर में दिक्कत नहीं आने दे रहा जो कि थ्योरेटिकल है, तो उन चैप्टर में कैसे दिक्कत आने दूंगा जो परफेक्ट होंगे। सेल डिवीजन पढ़ा था आपने, आपको पता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क फॉर बेसिक ड्यूटी ये सब समझाऊंगा। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, फ्रूटिंग बॉडी नहीं पता अभी आपको क्या होता है, पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क फॉर बेसिक ड्यूटी, बोलो बात सही है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। बोलो क्या आगे चले, पक्का। हाँ चलना तो पड़ेगा बेटा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा के रहूंगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोई भूत पिशाच घुस गया है और वो चाह रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बेटा देखो सीधी सी बात है, ऐसा होने नहीं देंगे अपन, क्योंकि अपन बेटा मेहनत करेंगे, ऊपर वाला हमारे साथ है ना, ऊपर वाला साथ हमारे। बस बेटा मेहनत करनी है हमको,
हमको फर्स्ट क्लास मेहनत करके फर्स्ट क्लास डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा वाला। बनोगे नहीं बनोगे? बनोगे ना? हाँ, बनना पड़ेगा बेटा। बड़ा वाला डॉक्टर बनोगे तो मजा है, जब छोटे वाले डॉक्टर बनोगे तो क्या ही मजा है फिर। डॉक्टर बनो बड़े वाले डॉक्टर। और बड़े डॉक्टर अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करोगे तो बस हो जाएगा काम, मेहनत नहीं करोगे तो फिर बेटा दिक्कत है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले यहां पे डाल देते हैं कैरेक्टर। ये है फाइकोमाइसिटीज, ये है एस्कोमाइसिटीज, ये है बेसिडियोमाइसिटीज, और ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, यही याद करवा दूंगा सारे के सारे। पूरा एनसीईआरटी का जो थ्योरी है ना, ये देखो, ये पढ़ने में मजा आता है अगर किसी को ये 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 और ये पढ़ने में मजा आता है तो बात अलग है। मगर मेरे ख्याल से ये पढ़ने से ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो पढ़ोगे तो नीट में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, मगर ऐसे करोगे तो नीट में सारे क्वेश्चन होंगे। और मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा के रहूंगा, तुमने कुछ भी सोच रखा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिलेक्शन करवा के रहूंगा तुम्हारा। बोलो क्या चालू करूं? पक्का? कोई भी दिक्कत है यहां तक? बोलो। क्या सारे लोगों को पहले तो यहां तक का मेरा पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट ही मेरा यह है कि कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम, मैंने आपको सबके कॉमन नेम याद करवा दिया अगर आपको याद हो तो। मैंने फाइकोमाइसिटीज के आपको नाम याद करवाए थे। फाइकोमाइसिटीज इज कॉल्ड एज अ लोअर फंजाई। सब समझ में आ जाएगा इस टेबल में, मगर टेबल से बाहर मत जाना। एस्कोमाइसिटीज का मतलब होता है सेफ फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज का मतलब होता है क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का मतलब होता है इम्परफेक्ट फंजाई। बताऊंगा इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको, ये परफेक्ट ही नहीं है, मगर अभी पता लगेगा। थोड़ा सा रुक जाना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अगला हमारा टॉपिक है माइसिलियम। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मगर आप लोग अगर यहां पे सब कुछ समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं समझे तो दिक्कत ही दिक्कत है। देखो, ये है ए सेप्टेट, जानते हो ए सेप्टेट क्या होता है? और ये साथ साथ है सीनोसाइटिक। बोलो बात सही है? दूसरा वाला है सेप्टेट, ये वाला भी है सेप्टेट, और ये वाला भी है सेप्टेट। सेप्टेट के साथ साथ ये है ब्रांच्ड। जानते हो ब्रांच्ड क्या होता है? डायग्राम देखा होगा। ये भी है ब्रांच्ड। थ्योरी बेटा ऐसे क्लियर हो जाएगी, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ये भी है ब्रांच्ड। अगला, अगला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ध्यान है, तुम्हें पढ़ा हुआ है सब। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बेटा ये होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। पढ़ा है ना फ्रेगमेंटेशन? एक पार्ट अलग होके नया पार्ट बनाता है, ये भी होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। मगर इसके अंदर आपको बडिंग भी मिलती है, और इसके अंदर आपको फिजन भी मिलता है, जबकि इसमें आपको मिलेगा फ्रेगमेंटेशन
और इसमें में आपको मिलेगा फ्रेगमेंटेशन। मैं सब पढ़ा चुका हूं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब ये भाई कहां मिलेगा, आओ जरा देखते हैं। बेटा ये मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा, एक्वेटिक एरिया में मिलेगा, ठीक है, और पैरासाइट की तरह मिलेगा प्लांट में। पहला बोलो, यहां तक पॉइंट क्लियर है 100%? अबे यहीं हो, भाग गए, अबे सेटिंग ही भाग गई हमारी, तुम ही भाग जाओगे क्या हैं। ये है डीकंपोजर, ये है सेप्रोफाइटिक, और बेटा ये डंग लविंग होते हैं, मतलब गोबर के ऊपर मिलते हैं। डंग लविंग का मतलब गोबर के ऊपर आसानी से मिलते हैं, ठीक है, बस ये याद रख लेना। अगला कौन सा है, अगला है फाइको हो गया, एस्को हो गया, बेसिडियो। ये वाले भी देखा जाए तो वही सेप्रोफाइटिक है, डीकंपोजर है, ये ग्रो करते हैं, ट्विग यानी कि कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, ऑन वुड, लीफ के ऊपर, ठीक है, और ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। यहां पे आओ, ये पैरासाइटिक होंगे, डीकंपोजर होंगे, और पैरासाइटिक डीकंपोजर सेप्रोफाइटिक होंगे। मगर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन साइकिल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रिशन साइकिल में बहुत बड़ा हेल्प करते हैं। तुमने सुना है फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब जो साइकिल पढ़े हैं ना, इन साइकिल में बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। बोलो क्या ये जो पेज है, क्या ये पेज क्लियर है क्या? पहले तो लगभग सारे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये तुम्हारी चैट बॉक्स ओपन कर दिया, बताओ क्या सब कुछ, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लिखा जो मैंने कभी आपसे डिस्कस नहीं किया हो। चैट बॉक्स तुम्हारा ओपन है, फटाफट से बता दो क्या ये पेज क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो क्या पेज क्लियर है क्या ये। ऐसा कुछ भी मैंने पॉइंट नहीं लिखा जो मैं इससे पहले नहीं बताया। आपको पता है फ्रेगमेंटेशन क्या है, आपको पता है बडिंग क्या है, आपको पता है फिजन क्या है, सब पता है आपको। ऐसा कोई भी पॉइंट मैंने इस पूरे के पूरे टॉपिक में नहीं लिखा है जो मेरे किसी भी दोस्त को नहीं पता हो। सब पढ़ा चुका हूं पहले मैं, पहले धीरे धीरे करके तुम्हारी बिल्डिंग तैयार की, अब पूरे की पूरी टेबल तैयार कर दी, बिल्डिंग से टेबल। मतलब लिटरली बोल रहा हूं, मैं तो तुमसे कहता हूं ओपन है, तुम जाके चेक करो अगर कोई भी इस तरीके से मैनेज, मैंने दोस्त केवल मैनेज किया केवल तुम लोगों के लिए। अगर मुझे खुद को लगता है बेटा सीनोसाइटिक कंडीशन क्या होती है, मत पूछा करो बेटा। सीनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है जिसके बीच में सेप्टम एब्सेंट होता है। जिस बच्चे ने अभी अभी ये डाउट पूछा था उसके लिए बेटा देख, पहले मैंने ये पढ़ाया था, अगर तुझे याद हो तो देख क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है देख, सीनोसाइटिक सब लिखा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देख, तेको दिख भी रही है क्योंकि बीच में सेप्टम एब्सेंट है। बेटा पढ़ना तो पड़ेगा मगर मेरे साथ, मैं जादूगर नहीं हूं जो तुम्हें ऐसे याद करवा दूंगा, सच में नहीं हूं मैं जैसा जादूगर। मगर मैं आपसे एक बात जरूर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल जादूगरी कर दूंगा आपके साथ, मगर मेरे साथ दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करोगे तो मजे ही मजे दोस्त, नहीं करोगे तो दिक्कत है। बेटा डाई कैरियन क्या होता है फिर पूछते हो, देखो तुम ऐसी चीज पूछते हो जिसको पढ़ा है। क्या है डाई कैरियन, सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है दोस्त, क्या पूछते हो तुम। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो डाई का मतलब क्या हो गया, डाई का मतलब हो गया दो न्यूक्लियस है। तीनोसाइटिक, बोलो क्या पॉइंट क्लियर है। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें, मगर साथ साथ तो पढ़ोगे ना मेरे, मेरे साथ नहीं पढ़ोगे तो बताओ कैसे चलेगा फिर काम। मेरे साथ तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त, साथ तो दो मेरा, मैं सब समझा दूंगा तुम्हें।
मैं दोबारा रिवीजन क्यों करवाता हूं? मतलब मुझे नहीं पता कोई और टीचर करवाता नहीं करवाता, मैं तुम्हें हर बार रिवीजन करवाता हूं, हर क्लास में, आज भी करवाऊंगा, मगर मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम्हें ही, मेरे साथ तो मेहनत करनी पड़ेगी। सेटिंग का नाम बताया था ना, जैस्मिन है मेरी, बताया नहीं था क्या? इस सेटिंग का नाम जैस्मिन है, और मेरी सेटिंग का नाम जैस्मिन क्यों है ये तुम्हें लेक्चर मतलब चैप्टर नंबर 5 में पता लग जाएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, वहां पे तुम क्लियर हो जाओगे कि मेरी सेटिंग का नाम मैंने जैस्मिन ही क्यों रखा था। ठीक है, मगर रुको उसके लिए। क्या आगे चलूं क्या? पक्का? यार तुमने याद नहीं दिलाया मुझे, है ना, अभी ये टेबल वापस बनानी पड़ेगी। कॉपी कर दूं क्या इसकी? मेहनत तो उतनी लगेगी यार, मुझे टेबल वापस बनानी पड़ेगी, मगर कोई नहीं, चलो देखते हैं। ये सब मिटाना पड़ेगा यार, तुमने ध्यान नहीं दिलाया, मैं पहले ना उसको वो कर देता। देखो हट जाएगा ना बीच में से अब, ये हटा देता हूँ पूरा, क्या कहते हो? ऊपर वाला नहीं हटाऊंगा, सही है ना? हाँ, तुमने याद भी नहीं दिलाया मुझे कि हर्षिता टेबल बड़ी छोटी बना दी। हर्षिता टेबल तो बड़ी बनाओ। ओले मेरे बेटे, डा 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 डा। ना ना। हो गया, चलो बेटा, आ जाओ मेरे भाइयों, चलो बना देते हैं टेबल, टेबल टेबल, टेबल टेबल। ओके, चले भाई, ये रहा टेबल। चलो बेटा, अगला कौन सा रिप्रोडक्शन था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो था, तो अगला रिप्रोडक्शन बोलो कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहली बात तो ये देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लो, कई बाद में मुझसे पूछो हर्षित सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये देख लो, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो बताऊंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पक्का? पक्का क्लियर है? श्योर? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये एंडोजेनस क्यों है पता है? नीट के अंदर पूछा जा सकता है ये एक्सोजेनस क्यों है पता है? बस अगर ये पता है तो लो, हो गया, हो गया, फिर हो गया। आ जाओ, ये कैसे आ गया भैया? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो पहले पूरा होगा टॉपिक फिर पढ़ाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा ये एंडोजेनस होता है, अब बताने की जरूरत नहीं है एंडोजेनस का मतलब क्या है। इसमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, या तो मोटाइल बनेंगे या नॉन मोटाइल बनेंगे। मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, और एक होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। बायोलॉजी के अंदर मोटाइल स्पोर को एक नाम बोला जाता है जिसे हम बोलते हैं जू स्पोर। याद रखना, जू स्पोर का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, और नॉन मोटाइल होते हैं एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? पहला पॉइंट तो हो गया, बोलो सही है। इसमें कैसा होता है? एक्सोजेनस। अब बोलने की जरूरत नहीं है एक्सोजेनस का मतलब क्या होता है, लो लिख देता हूं, कॉनिडिया। बोलो बस सही है क्या? इसमें कैसा होता है बेटा? इसमें अगर देखा जाए तो प्रिमिटिवली, यानी कि शुरुआती रूप से जो माइसीलियम होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। अब अगर माइसीलियम इसका ज्यादा बड़ा होगा नहीं, वो शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि बहुत कम जिंदगी होगी, तो जब तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब तक तो ये मर ही जाएगा। बोलो बात सही है? तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं। अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं जो आपको याद रहे। एसेक्सुअल स्पोर इसमें एब्सेंट होता है, और क्यों होता है उसका रीजन नीचे दे रहा हूं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है। रीजन क्या है? कि माइसीलियम जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, तो जब माइसीलियम की एज ही नहीं होगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं बनेगा। और यहां पे दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? यहां पे आ सकता है असर्शन रीजन क्वेश्चन, बन सकता है इससे एक बहुत बढ़िया वाला। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। और कौन सा कलर था? यही था ना बेटा। इसमें भी एक्सोजिनस होते हैं कॉनिडिया। मेरी क्लास में क्या सारे के सारे बच्चों को यह बात क्लियर है कि कॉनिडिया एक्सोजिनस क्यों है?
मेरी क्लास में क्या सारे के सारे बच्चों को ये एक बात क्लियर है आज कि कॉनिडिया एक्सोजिनस क्यों है? क्लियर है क्या? अब तो क्लियर होगा दोस्त। अब तो ये डायग्राम देखने के बाद कभी नहीं बोलोगे कि कॉनिडिया एक्सोजिनस क्यों है। बताओ, क्या रटोगे क्या आज भी? अरे क्या आज भी रटोगे क्या? जल्दी बताओ। अरे आज तो नहीं रटोगे ना भाई? पक्का ना? है? आज तो कोई नहीं रटेगा ना इसको? या अभी भी रटोगे कि कॉनिडिया एक्सोजिनस क्यों है? हम्म। 97.68 को क्लियर है कि कॉनिडिया एक्सोजिनस क्यों है। ये क्यों नहीं है क्लियर भाई? सुन लो जरा, 2% भी सुन लो भाई। कॉनिडिया एक्सोजिनस इसलिए नहीं, कॉनिडिया एक्सोजिनस क्यों है? क्योंकि कॉनिडिया के बाहर कोई कवरिंग नहीं है। एक्सोजिनस का मतलब एक्सटर्नल, चीजें बाहर है। एंडोजिनस का मतलब इंटरनल, चीजें अंदर है। तो ये देखो, चीज अंदर है, इसके अंदर स्पोर है, तो सारे स्पोर एंडोजिनस है। यहाँ पे स्पोर के बाहर कोई कवरिंग ही नहीं है, तो स्पोर एक्सोजिनस है। अभी तो क्लियर हो गया होगा। कवर के अंदर कोई चीज तो एंडो, कवर है ही नहीं यहाँ पे तो ये एक्सो। क्या अभी क्लियर है क्या? अब तो क्लियर होगा दोस्त, या अब भी नहीं है क्लियर? ना मत किया करो। पढ़ोगे तो मैं पूरा समझा सकता हूं भाई, पढ़ोगे तो पूरा समझा सकता हूं, कैसे भी समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा। नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे ही समझाऊंगा मेरे भाइयों? बताओ ना, तुम ही बता दो कि अर्षिता हम तो नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ा के दिखा दो। चलो चलें आगे, आ जाओ। देखो, अरे ये कहा गई भाई, एक डंडी नहीं खींची थी क्या अपन ने यहाँ पे? ये तो थी। चलो आओ बेटा, अगला होता है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। आ जाओ जरा, अब ये भी समझ लेना भाई, समझ लेना, बड़ा आसान है ये, बड़ा आसान है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले देख लो क्या था। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। ये बताओ क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको क्लियर है? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी को क्लियर है? बताओ, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी लोगों को क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी लोगों को? प्योर? दो आए जो कि हैप्लॉइड थे। अब मेल फीमेल नहीं बोलते, प्लस माइनस बोलते हो। कोई नहीं पूछेगा आपसे मेल फीमेल क्यों नहीं बोलते, दिमाग मत लगाना फालतू का। आपकी एनसीईआरटी ने तो प्लस माइनस भी नहीं दे रखा शायद। दोनों को फ्यूज कर दो, प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया है। बोलो बात सही है? अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, तो इसलिए हमने इसे बोल दिया डायकैरियन, क्योंकि देखो दो न्यूक्लियस है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट चुकी है, फ्यूजन हो चुका है। ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर देंगे, बनेगा कैरियोगेमी के बाद क्या है? डिप्लॉइड सेल। कैसी है ये? हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? अर्षित सर ये तो डिप्लॉइड है। ये कैसी है? ये सारी की सारी हैप्लॉइड है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? इसके बाद मियोसिस करवा दो, डन है बात। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है? अब यहां पे डाउट नहीं है तो यहां पे आ जाओ। अब यहां पे आओ, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे ही पहले वाले में, पहले वाले के लिए जैसे ही मेल और फीमेल फ्यूज करेगा, एन एन फ्यूज करेंगे, तो हमने बोला था 2n बनेगा, मगर यहां पे उस 2n को बोलते हैं जाइगोस्पोर। तो यहां पे सबसे पहले आफ्टर फ्यूजन जाइगोस्पोर फॉर्म। ध्यान से सुनते रहना भाइयों। आफ्टर फ्यूजन जाइगोस्पोर फॉर्म। बोलो बात सही है? तो जो फ्यूजन के बाद स्ट्रक्चर बनी है, हमने उसको क्या नाम दे दिया? जाइगोस्पोर। नीट के अंदर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट का क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ पे कि जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है। तो योर आंसर इज फाइकोमाइसिटीज में। बोलो क्या पहला पॉइंट क्लियर है? कोई भी दिक्कत है कैसी भी? ठीक है, अब सुनो बेटा, एनसीईआरटी ये बोलती है कि ओवरऑल अगर कभी भी हम गैमेट्स की बात करते हैं तो तीन टाइप के गैमेट्स होते हैं। पहला होता है आइसोगैमेट्स, दूसरा होता है एनाइसोगेमेट,
और तीसरा होता है oogametes, या oogamete बोल दो, oogametes बोल दो। बोलो क्या एक्सप्लेन करूं? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या oogamous, कुछ भी बोल सकते हो। तो वैसे तो मैं आइसोगेमस ही लिख देता हूं, क्यों कंफ्यूज करूं? एनसीईआरटी में फिर कोई और वर्ड दिखेगा, फिर तुम मेरा प्राण पी जाओगे। यहीं आ जाओ। आइसोगेमस, एक होता है एन आइसोगेमस, और एक होता है oogamous। अब सुन लो जरा क्या होता है। जब मेल और फीमेल गेमेट्स स्ट्रक्चरली सेम हो, मेल और फीमेल स्ट्रक्चरली सेम हो, तो आइसोगेमेट्स होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट स्ट्रक्चरली सिमिलर। बोलो याद हो गया? मेल और फीमेल गैमेट्स स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, एक जैसे। ऐसा मेल है तो ऐसा ही फीमेल है, ये तो छोटा बन गया, ऐसा ही फीमेल है, तो दिस इज कॉल्ड एज आइसोगेमस। सही बात। दूसरा पॉइंट, जब मेल और फीमेल स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हो, मतलब समझे? मतलब क्या है? मेल ऐसा, मतलब मेल मान लो ऐसा, और फीमेल ऐसा, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हो। लो यहां पे साइड में डायग्राम बना लेता हूं, ये लो, ये लो, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यहां देखो, आइसोगेमेट, मेल और फीमेल एक जैसे, सही है। एनाइसोगेमेट, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग। बोलो अब सही है ना? तो डायग्राम में oogametes, बेटा इसका मतलब होता है मेल स्मॉल और मोटाइल, मतलब मूवमेंट कर सकता है, जबकि फीमेल लार्ज होती है और नॉन मोटाइल। यानी कि देखो यहां पे बता रहा हूं इसका डायग्राम भी, मेल छोटा मगर इसके अंदर मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला होगा, मगर फीमेल बड़ी होगी और मोटिलिटी इसके अंदर एब्सेंट होगी। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारे पास स्पर्म सेल और एग सेल होती है, मेल के पास स्पर्म, फीमेल के पास एग। बेटा अपना स्पर्म बड़ा छोटा होता है, एग बड़ी बड़ी होती है। स्पर्म छोटा और एग बड़ी, स्पर्म मोटाइल है जबकि एग नॉन मोटाइल है। तो हमारे अंदर कौन सा है? oogamous है। तो यहाँ पे तीनों टाइप के मिल सकते हैं, आइसो, एनाइसो और oogamous। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? कोई भी दिक्कत है यहां तक? पॉइंट ये वाला क्लियर है? अरे यस वैस तो करो बेटा, यस वैस तो ठोको वहां पे, यस तो करो बेटा। कहां भाग गए? भाग गए क्या? है? भाग गए क्या? भाग गए? भाग गए? बस यही पेज पढ़ाऊंगा, बस इस पेज के बाद कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाल थोड़े से सेट करने पड़ते तुम्हारे सामने बार बार। आ जाओ, क्लियर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात? आओ जरा आगे। आगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के बारे में भी हर्षित सर कुछ बता दो। बेटा एस्कोमाइसिटीज को एस्कोमाइसिटीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुन लेना आप जरा, जिंदगी भर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान से सुन लेना जरा, ठीक है? एस्कस क्या होता है? बेटा दिस इज कॉल्ड एज एस्कस, इसे ही एस्कस बोलते हैं। यही है वो जिसे एस्कस बोलते हैं, ये रहा एस्कस। इसलिए हम इसे बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। क्या बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज। सही बात, ठीक है। इसे बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं इसका, तो तुम्हारे समझने के लिए। ये होता है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। आपको याद है मैंने आपको बताया था प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ध्यान से सुनना, बताया था प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो यहां पे सेक्सुअल में तीनों हो गए। तीनों होने के बाद मियोसिस के बाद बताओ एक स्पोर से कितने स्पोर बनेंगे? 4 स्पोर। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100% एक से कितने स्पोर बनेंगे? 4 स्पोर। मगर ये सारे स्पोर किसमें बनेंगे? एस्कस में। इसलिए नाम क्या होता है? एस्कोमाइसिटीज। मगर बगल वाले में यहां पे बेसिडिया का फॉर्मेशन होता है। हर्षित सर ये क्या चीज है? अरे मैं सब बताऊंगा ना। बेसिडिया फॉर्मेशन। अब बेसिडिया क्या होता है बेटा? डायग्राम देखो तुम, तो थोड़ा सा डायग्राम देखो मुन्ना।
हम तो डायग्राम के अलावा बात ही नहीं करते कुछ, हम तो कहते हैं जब डायग्राम से ही सारी बात क्लियर हो जाती है तो मैं फालतू की बात करूं ही क्यों। 1 2, यार मेरे से कभी गोला सही नहीं बनता, पता नहीं क्यों। 1 2 3 और 4, ये बेसिडियोमाइसीटीज है। और यहां पे जो स्पोर बनते हैं वो देखो ये रे, ध्यान से सुन लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। एनसीईआरटी की लाइन रटनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से रटनी पड़ेगी एक बार और। अब ध्यान से सुनोगे पक्का? अब सुनो बेटा, यहां पे स्पोर सारे कहां बन रहे हैं? अंदर बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं? अंदर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं एस्कस। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं बेसिडिया। बोलो बात सही, पहला पॉइंट क्लियर है। इस एस्कस के अंदर जो ये चार कैसे बने अब सबको पता होगा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, तो चार बन जाएंगे। ये जो एस्कस है, ये अंदर स्पोर जो है, क्या इस स्पोर को मैं एस्को स्पोर बोल सकता हूं? सर क्या बात है अर्षित सर, दिल जीत लिया आज आपने, बिल्कुल बोलो एस्को स्पोर। अब यूं मत कहना कुछ भी बोल लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो स्पोर बन रहे हैं क्या मैं ऐसे बेसिडियो स्पोर बोल सकता हूं? डन है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन के लिए बॉडी प्रेजेंट होती है, वो है ये रही। अरे भाई ऐसे नहीं, प्रोटेक्शन के लिए इसके भी चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडी प्रेजेंट होती है जो कि ये रही। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? थोड़ा सा पतला कर देता हूं इसको ना, चलो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, बेसिडिया छुप जाएगा नहीं तो। बोलो बात सही है। ये जो प्रोटेक्शन के लिए बॉडी है इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि बेटा बाहर पता नहीं कैसी कंडीशन हो, स्पोर को बाहर अभी भेजना है नहीं भेजना, तो बेटा दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ फ्रूटिंग बॉडी। ये जो आपको दिख रही है इसे हम बोलो क्या नाम बोलते हैं? ये होता है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। या फिर हम इसे एक और नाम बोल सकते हैं एस्कोकार्प। ये भी क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। या फिर हम इसे एक नाम और बोल सकते हैं बेसिडियोकार्प। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अब एक पॉइंट जो आपको समझाना था मुझे, ये प्रोटेक्शन करने के लिए है, लिख देता हूं, लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये और ये किसके लिए है? ये है फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए, सही बात। अब कृपया करके दिमाग लगाओगे, पक्का दिमाग लगाओगे, पक्का श्योर। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, बाकी सारा काम हो गया। इसके अंदर जो सारे के सारे स्पोर बन रहे हैं वो अंदर की तरफ है, इसके अंदर सारे के सारे स्पोर जो बन रहे हैं वो बाहर की तरफ है। दिख भी रहे होंगे बैलून की तरह बाहर की तरफ है, देखो उसमें। इन दोनों में अंतर बताना आप जरा, इन दोनों में। यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं? ये स्पोर एंडोजेनस स्पोर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात कर रहा हूं। और क्या मैं लिख देता हूं? ये एक्सोजेनस स्पोर है बाहर की तरफ। यूं मत करना अर्शी सर बाहर कवरिंग है, ये इन दोनों में कंपैरिजन करवा रहा हूं, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? एंडोजेनस, एक्सोजेनस, क्योंकि सारे के सारे स्पोर अंदर हैं, उसमें सारे के सारे स्पोर बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो एक्सोजेनस है, सही बात। बेटा जो लास्ट वाला है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसके अंदर या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है या आज तक हमें पता ही नहीं है, तो लिख रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर एब्सेंट और नॉट नोन, हमें पता ही नहीं है। मगर अगर कभी भी तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया, मान लो जैसे तुमने एक नया फंगस ढूंढा, ये तो तुम्हें नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो दोस्तों तुम इसको कहां रख दोगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। कि या तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है या आज तक तुम्हें पता ही नहीं। मगर मान लो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया, मिल गया, बेटा याद रखना
फाइकोमाइसिटीज में नहीं रखते क्योंकि प्रिमिटिव सबसे पुरानी फंजाई है, नहीं। तो कहां रख सकते हो उसको? एस्को या बेसिडियो में। तो नीचे एक पॉइंट लिख रहा हूं, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड देन प्लेस इन कौन कौन सी में? एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। बताओ चैट बॉक्स ओपन है क्या? पॉइंट क्लियर है क्या? क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चैट बॉक्स पूरा ओपन है तुम्हारा? जल्दी बोल दो। बस इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि अगली क्लास में करवा देंगे, सही है? पक्का 2 से 4 मिनट बस तुम्हारे ले रहा हूं, ज्यादा नहीं लूंगा, बस बिल्कुल 40 पे छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हारी दूसरी क्लास भी है, मुझे पता है दूसरी क्लास भी है तुम्हारी, ठीक है? अब जरा मेरी बात सुन लेना, एक बार चैट बॉक्स बंद कर दूं, ठीक है? अब जरा आ जाओ बेटा। पुराना तो वैसे रिवीजन आप लोग जानते होंगे, रिकैप की अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को आज तक जो भी चीज डिस्कस की थी वो क्या थी? वो थी पहले तो किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था मोनेरा, और मोनेरा में आपको पता है हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया डिस्कस किया था। सभी लोग जानते हो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को बहुत ही अच्छे से। आर्की और यू बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने कई सारे और पैरामीटर को भी डिस्कस किया था। मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको बताया था और साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको बताया था बैक्टीरिया के अंदर। अब इतने दिन की जो क्लास का आपका गैप है ना, प्लीज या तो कल में परसों में मैं क्लास ले लूंगा तुम्हारी एक, मेरे ख्याल से मैं तो लूंगा भाई। तो खाली हो, तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो मेरे लिए तो प्लीज आ जाना। मतलब मुझे तो लगता है कि मुझे पढ़ाना है तो मैं तो पूछूंगा एक बार कि मेरे को क्लास मिल सकती है क्या, ठीक है? तो फाइको मतलब ओवरऑल बैक्टीरिया वाली तो बात क्लियर है। प्रोटिस्टा भी हमने मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ लिए, डायनोफ्लैजिलेट पढ़ लिए, यूग्लिनेट पढ़ लिए, स्पोरोजोन्स पढ़ लिए, प्रोटोजोआ पढ़ लिए। भाई साहब क्या जबरदस्त पढ़ा था। तुम सबको याद होगा डायनोफ्लैजिलेट जो कि रेड टाइड करता है, नॉक्टिल्यूका जो कि बायोल्यूमिनेसेंस रात में चमकता है, सी घोस्ट फायर एल्गी बोलते हैं। तुमको डायटम और डेस्मिड्स पता ही है जिसके अंदर सिलिका की सेल वॉल होती है, बिल्कुल साबुनदानी की तरह की स्ट्रक्चर थी। तुम्हें पैरामीशियम, वेरामीशियम, अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, सबके बारे में, यूग्लिना के बारे में पता ही है, तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगली जो आज हमने कैरेक्टर के बारे में बात की थी दोस्तों वो थी फंजाई। क्या थी? फंजाई। तो आज हमने बात की है फंजाई के बारे में। फंजाई की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं माइकोलॉजी स्टडी को। फंजाई सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंजाई सेप्रोफाइटिक और डीकंपोजर है, कोई भी ऑटोट्रॉफिक है ही नहीं इसमें, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है तो ये ऑटोट्रॉफिक कैसे होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फंजाई के अंदर आती है वो आती है, फंजाई जो होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये सब जगह मिलता है तो इसे हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। जो सब जगह मिले वो कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है? आगे चलते हैं। जो फंजाई होता है उसमें एक स्पोर से सबसे पहले जर्मिनेट होता है जिससे हाइफा बनता है। एनसीईआरटी बोलती है हाइफा और हाइफी में फर्क है। हाइफी जो होता है वो प्लूरल होता है, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जब ये और डेवलप होंगे तो माइसीलियम बन जाएंगे। माइसीलियम का मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर। बोलो कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है? ये बन जाती है नेट लाइक स्ट्रक्चर। फंजाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड की होती है, वो आपको याद रखना है। हाइफा दो टाइप के होते हैं, ए सेप्टेट और सेप्टेट। इसमें सेप्टम नहीं है, इसमें बीच में सेप्टम नहीं है, तो ए सेप्टेट। जिसमें सेप्टम होगा वो सेप्टेट। सेप्टेट दो टाइप की है, ब्रांच और अनब्रांच्ड। ब्रांच वो होती है जिसकी ब्रांच कौन सी होती है? ब्रांच वो होती है जिसके अंदर ये ब्रांच निकल रही है, इसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है तो ये क्या है? अनब्रांच्ड है। बिल्कुल सही बात है। तीन टाइप के रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब तो सेक्सुअल भी आप जानते हो, तीन टाइप के प्रोसेस हो गए। कौन कौन से? पहला हो गया प्लाज्मोगेमी, दूसरा हो गया कैरियोगेमी और तीसरा बोलो कौन सा हो गया? मियोसिस। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? सभी लोगों को पता होगा ये तीनों क्या होते हैं। बडिंग में बड निकल के अलग हो जाएगी, फिजन के अंदर 1 से 2 बन जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन में एक पार्ट अलग हो गया, नया फंगस बन गया। स्पोरेंजिया कोनिडिया बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये वाला पेज ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लेना एज इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। स्पोरेंजिया में सारे स्पोर एंडोजेनस बनेंगे जबकि कोनिडिया में सारे स्पोर एक्सोजेनस बनेंगे। बिल्कुल बात सही है। ये आपको पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई तो प्लाज्मोगेमी हो गया। इसमें एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे तो देखो हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड नहीं होगा क्योंकि ये 2n हो गए तो क्या ये 4n बनाओगे क्या बेटा? हेलीकॉप्टर बन जाएगा, उड़ जाएगा? तो कैसी बात करते हो तुम? तो n करके क्या करोगे? 2n। बोलो बात सही है। उसके बाद सेम डाई कैरियन बन गया क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, कैरियोगेमी करवाओ, कैरियोगेमी करवा के बस कुछ नहीं, मियोसिस करवा दो, 1 से 4 सेल बन जाएगी। प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए लिख दिया मैंने पहले ही। ठीक है, आगे बेटा अगला फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस या तो एकदम से हो जाएगा या फिर बाद में होगा। एकदम से किसमें होता है? फाइकोमाइसिटीज में। बाद में किसमें होता है? एस्को और बेसिडियो।
इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है या नॉट नोन है। क्लियर? आ जाओ। फर्स्ट आस्क फॉर बेसिक ड्यूटी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे प्रिमिटिव पुरानी माइसिटीज कौन है? फाइको, ये सबसे पुरानी है। ओल्ड है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव है, सबसे पुरानी है ये। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं। पता है आपको सैक फंजाई क्यों बोलते हैं? ये क्योंकि इसमें सैक बनता है, एस्कस बनता है। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब बोलते हैं। बेटा क्लब कभी गए हो? क्लब जहाँ पे ऐसे डांस होता है, यो यो ऐसे डांस होता है, तो वहां पे क्लब में ना वो लगता है एक जमूरा सा। तुमने देखा होगा दिवाली पे डेकोरेशन में होता है एक जैसा जमूरा सा, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की लाइट जलती है, ग्लोब। और आपको पता है इसका भी जो डायग्राम था वो वैसा ही था। अगर आपको याद होगा तो इसका भी डायग्राम कुछ कुछ ऐसा ही था। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट बोलते हैं। और पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट है या फिर नॉट नोन है। ये अपन ने, बेटा इसका वो कहा गया? अरे कहा गया? एक और थी ना, अबे आ गई, अबे एक और थी ना, अबे बेटा कहाँ गई? टेबल थी ना इससे पहले वाली एक और। गायब हो गई क्या यार? टेबल कहाँ गई? चलो मैं लगवाऊंगा इसमें टेबल। ठीक है, वो टेबल बनाई थी ना बेटा, इससे पहले भी एक टेबल बनाई थी ना, वो पता नहीं कहाँ भग गई बेटा, ध्यान ही नहीं, मैंने तो कॉपी भी की थी उसकी। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो टेबल पे भिजवा दूंगा आपके पास। इससे पहले भी एक टेबल थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लगभग यहाँ तक लगभग सारी बात आप लोगों को क्लियर होगी। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाने थे जो अगली क्लास में करवाऊंगा। मैं क्वेश्चन आंसर लेके आया था आज, मगर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो इजाजत है, पक्का चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं। मेरे ख्याल से लगभग सारे बच्चों को यहाँ तक सारा का सारा पॉइंट क्लियर होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वो टेबल पता नहीं कहाँ गई, वो टेबल ढूंढवा के लगवा दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन मत लो, लगवा दूंगा मैं। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। बेटा कॉपी नहीं हुआ था बेटा, तो पहले बोलना था ना कॉपी नहीं हुआ। अबे नालायक, अब तो टेबल हट गई पूरी। ये पागल, तो बेटा पहले बताते ना कॉपी नहीं हुआ, अब तो बता रहे हो कॉपी नहीं हुआ। तेरी, अरे तेरी, तो बेटा पहले क्यों नहीं बताया मेरे लाल? अब देखो बेटा, तुम सब बता रहे हो सारे, सर आपने कॉपी नहीं किया था, हमें पता है बेटा, पहले बताना चाहिए था। लगा दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। अबे पागल हो तो, कल की टाइमिंग में बाद में बता दूंगा। कमेंट बॉक्स कर देना पहले कि कल क्लास सच में लेना चाहते हो क्या। लेक्चर अपलोड होके कमेंट कर देना उस पर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।